अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन। आपका फेवरेट शो बन गया है ये, बिल्कुल एक आदत सी हो जानी चाहिए क्योंकि हम यहाँ बहुत बोल्ड, सच, खरी बातें करते हैं, डरते किसी से नहीं हैं क्योंकि इट इज़ आवर जॉब एज अ मीडिया पर्सन कि हम आपको कुछ सही जो है फैक्ट्स बताएं और उसमें जो हमारा जज्बा है वो तो आपने देखा ही है। तो मंडे टू फ्राइडे आप देख सकते हैं राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़ लाइव 9 से 11 बजे। मैं हूं नादिया खान, ज़ुहैब हसन मैं हूं ज़ुहैब क्या हसन। बात है, जज्बा तो अपनी जगह है ना, वो तो एक खास माहौल में, खास सिनेरियो में खास जज्बा है, लेकिन ओवरऑल इस मुल्क के लिए तो दिल धड़कते ही है ना हमारे, इसमें कोई शक थोड़ी है। तो इससे मुताल्लिक हम खबरें आपको, जैसे उन्होंने कहा, मुसद्दिका देते रहते हैं। मुसद्दिका खबरें देने में होता ही है कि प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार कि कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को नहीं पसंद आती है, ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन अगर आप कंट्राइव न्यूज़ दे और किसी को खुश करने के लिए दे तो फिर भारतीय मीडिया वाला हाल होता है, जो वही हाल होता है। और पता है समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड। मैं वीडियोस देख रही थी तो एक वीडियो मैंने देखी जहां जो एंकर पर्सन है, किसी सीनियर पुराने जर्नलिस्ट नहीं होते थे पहले जो इंडिया के अखबारों वाले, ये वो तो एक बुजुर्ग से आदमी, उससे उन्होंने पूछा कि जी आपका क्या ख्याल है कि इस टाइम में जो इंडियन मीडिया था उसका रोल कैसा था। उन्होंने क्या बताया बड़े अच्छी तरह कि जी अब ज़रूर अब ये बात करनी चाहिए, अब ज़रूरी है कि ये बात हो ही जाए कि ये एक शर्मनाक टाइम था, डूब मरने का मुकाम था इंडियन मीडिया के लिए। ये कत्ल था सहाफ़त का, ये उनके अल्फाज, कत्ल था सहाफ़त का। जितना झूठ बताया गया, जिस तरह से बताया गया, जिस तरह मज़े ले लेके बताया गया, तो ये कभी तारीख में उन्होंने कहा ऐसा देखने को नहीं मिला। और डूब मरने का मकाम है कि उनके इंडियन मीडिया का कितना बुरा रोल। अच्छा, कुछ मीडिया हाउसेस ने तो लर्न कर लिया है, और वो कहते हैं कभी लर्न होता है कभी डिफीट होती है। मुझे रिजवान याद आ गया, खैर कहाँ रिजवान में मैं पहुंच गया। कुछ मीडिया ने तो सीख लिया है, इंडियन मीडिया हाउसेस जरा सा टोन डाउन हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस अभी भी वही काम कर रहे हैं। और कल मैंने देखा कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक ज़ाहिर ड्रामा रचाने की कोशिश की, और जिसको हम कह रहे थे, हम ये कर रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं कि भारत कुछ ना कुछ इस तरह का कर सकता है। और मीडिया में 2-3 घंटे ये खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए हैं। अच्छा, सीज फायर वायलेशन की है पाकिस्तान ने। उनको तो उनको बहाना चाहिए, नाम खराब करना है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से, और बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ये। तो खैर 2-3 घंटे उन्होंने चलाई और बड़ी जबरदस्ती वो ये चाह रहे थे कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी इसकी कंफर्मेशन आ जाए। लेकिन वो चलाने के बाद आखिरकार 2-3 घंटे बाद इंडियन आर्मी की कंफर्मेशन आई कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सीज फायर मुआहदा अपनी जगह कायम है और कोई वायलेशन नहीं हुई। फिर पाकिस्तानी मीडिया ने भी ऑफिशियल खबर चलाई पाकिस्तान की तरफ से कि हमने भी कोई सीज फायर वायलेशन नहीं किया। भारतीय मीडिया झूठ चला रहा है, तो उनकी रविश अभी तक उस पर कायम है। बहुत से मीडिया हाउसेस। अच्छा, ये कोई 15, 20, 30 साल पुरानी जंग नहीं है कि पता ना चले। अब आपको मैं बताऊं कि ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें आ गई हैं जिनसे बिल्कुल पता चल जाता है कि किसने क्या, कहां से चलाया, वायलेट किया, नहीं किया, कहां से फायर हुआ, कहां से ड्रोन्स आए। अब ये सब जो है ना पता चल जाता है। तो आसान नहीं है, आप चला दें अपनी मीडिया पे, आपका घर की चीज है, लेकिन ये कोई मानेगा इसको नहीं। और ये मैं एक और चीज देख रही हूँ, अच्छा मैं बारी बारी फायर हो रहे हैं ये इंफॉर्मेशन की, तुम बताओ तुमने क्या देखा, मैंने क्या देखा। हाँ, बहुत सारी बातें। अच्छा, एक तो बहुत कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन ये कि ये एक रिसर्च है, मैं आपको बताऊँ, बहुत ही बड़े सोर्स से मैं आपको बता रही हूँ, जो अब साबित हुआ है कि टेंशन के टाइम पे ये जो मीम्स होती हैं या जो आपको जो भी उसमें आप थोड़ा सा लाइटर टोन में बात करते हैं, ये एक्चुअली आपके नर्व्स को काम रखती हैं। और जिस तरह यहाँ एक मीम वॉर चली है, उसमें हमें बड़ा सहारा दिया इन पिक्चर्स ने, मीम्स ने। और ये मैं आपको रिसर्च बता रही हूँ, बहुत बड़ी रिसर्च है। क्या बात है, बताओ किसने किया रिसर्च? किसने रिसर्च? बड़ी रिसर्च है मेरी, ये देखिए आप, मैं बता रही हूँ, मैंने रिसर्च किया। कितने बड़े क्रेडिबल पूरा इदारा है, ये इदारा बन गया। जी जी बिल्कुल, ये स्कूल है नया, जी नादिया खान स्कूल है, माय ब्रेन। और ये फैक्ट है कि मैं कितनी स्ट्रेस्ड कभी होती थी बच्चों को देख के, फैमिली को देख के, आगे का सोच के, फिर एकदम स्क्रॉल करते हुए कुछ मीम्स सुन के रिलैक्स, और ये उतने दुश्मन पे प्रेशर डाल। ये थेरेपी है ना, एंटरटेनमेंट ही है एक तरह का। जब आप ज्यादा डिप्रेस होते हैं और ज्यादा आप कंसर्न होते हैं कि सीरियस होते हैं, तो वो ये एक थेरेपी भी होती है। म्यूजिक हो गया, शहर के लोग, बर्गर बच्चा, बन कबाब बच्चा, हर कोई लगा, गाँव के लोगों ने जो मीम्स बनाए, हर कोई बन कबाब बन गया, पता है ये आपने देखा? अच्छा, ये नोट किया कि बर्गर बच्चे भी सब बन कबाब बन गया। अच्छा, जैसे ये भी खत्म हुआ ना टेंशन, तो पहले तो उनके माँ बाप ने कहा हटाओ वीडियो, फ्रेंड्स कह रहे हैं हटाओ वीडियो, तो उन्होंने अपनी वीडियोस कुछ डिलीट कर दी, लेकिन सबने देख ली और बिल्कुल सही टाइम पे हमने देखी है जब जरूरत भी थी। शाबाश। अच्छा जी, तो ये हमारी बातें तो चलती रहेंगी इससे मुतालिक। अब कुछ हम टॉप स्टोरीज भी आपको बता दें कि पाक फौज ने ये ऐलान कर दिया है कि मार्का हक से शुरू होने वाला ये ऑपरेशन
अब मुकम्मल हो चुका है। ISPR ने यह ऐलान किया, पाक फौज ने ऐलान किया। ISPR के मुताबिक कौम से जो किया गया वादा था वो हमने पूरा कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी खबर आई कि DGMOs का भी राब्ता हुआ। मिलिट्री का ये बहुत कहते हैं कि हाई उस पे लेवल पे ये राब्ते होते हैं, DGMOs के इनको कहा जाता है, क्योंकि सारी ऑपरेशनल जो जंग के मामलात होते हैं ये DGMOs ही डील करते हैं। तो दोनों भारत और पाकिस्तान के DGMOs का राब्ता हुआ और उसमें सीज फायर मुआहदे के बारे में बातचीत हुई और ये कहा गया कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला नहीं होगा, ड्रोन अटैक एक दूसरे पर नहीं होगा, शहरी आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये पहला राउंड हुआ है DGMOs की सतह पर जो राब्ता हुआ है। पहले राउंड के बाद अब आगे कब तक सीज फायर चलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें भी ना आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर नॉर्मल हम क्या अपनी जिंदगी शुरू कर दें। आई थिंक कि अगर चले बहुत सारी चीजें आप रिज्यूम कर सकते हैं, अपनी सोच को अलर्ट रखें, सोच से जो है ना आप हालते जंग में ही रहें, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है, मक्कार है, तैयार है। कल इनका अगला मूव क्या होगा, हम स्टैंड बाय पे हों, क्योंकि हमारी फौज भी स्टैंड बाय पे है। अच्छा। हमें भी एज ए शहरी हमें स्टैंड बाय होना चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारा बकवास चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत गलत लिख रहे हैं, ऐसे जश्न मना रहे हैं एक झूठी जीत का जो हुई नहीं और दुनिया ने उनका तमाशा देखा है। तो हमें अपनी सोच को अलर्ट रखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि जब आप कोई भी किसी भी मुकाबले में उतरते हैं या फिर आपका कोई ओपोनेंट होता है तो उसके माइंड को भी रीड कर रहे होते हैं ना, और आपको पता होता है कि मैंने इसको कितना नुकसान पहुंचाया और ये कहां से रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। इंडियन मीडिया को, इंडियन हुकूमत को, मोदी सरकार को, हिंदुत्व की जो सोच है इसको ये बात किसी सूरत डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये हो क्या गया है। ये 10-12 दिनों में जैसे पाकिस्तान ने एक स्विफ्ट हमले किए हैं और जवाब दिया, जवाबी हमले किए हैं, तो वो संभल नहीं पा रहा है। और मोदी ने कल खिताब भी किया, खिताब के दौरान भी वो एक्टिंग ही कर रहे थे बॉलीवुड की। बिल्कुल वो क्या किसको मुंह दिखाएं। अच्छा, ये हमारे माशाल्लाह देखिए हमारे जो क्या लीडरशिप थी, लीडरशिप की, अब ये दोबारा पिक्चर दिखाएं, इसमें हमारी लीडरशिप की पिक्चर आती है और इंडिया की लीडरशिप की पिक्चर। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके सवालों को उन्होंने अपने जो जर्नलिस्ट उनके सवालों का जवाब क्या दिया है कि जी बताएं हमारे राफेल तैयारे कितने गिरे नहीं गिरे, और उनके जो क्या कह रहे हैं जो भी थे सवाल से इनकार किया उन्होंने। नहीं, वो मैं पहले भी कहता हूं पता नहीं क्या, किसी सवाल का उन्होंने करेक्ट जवाब भी नहीं दिया, एक्यूरेट जवाब नहीं था। और हमारे जो माशाल्लाह लीडरशिप थी उसकी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। बिल्कुल। अच्छा, एक smiling and they had an exact answer to every question. एक और हिट उनके ऊपर हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन तो किया, चलो वो कर लेते सिर्फ सीज फायर के लिए, अब उसकी जब डिटेल्स भी दे रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तो ये भी नाकाबिले कबूल हो रहा है भारत के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस डिटेल में वो यही हाईलाइट हो रहा है, सब फोर्सी यही कर रहे हैं कि मसला कश्मीर पर वो फोकस है अब डोनाल्ड ट्रंप, और वो ये चाहते हैं, जेन्युइनली लग रहा है ऐसा कि वो मसला कश्मीर हल करवाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों को इस मामले में कहते हैं कि टॉक्स करें, टेबल टॉक करें, इसके साथ साथ पानी का मसला और दीगर मामला है। लेकिन भारत क्या कह रहा है? IMF उसमें भारत कह रहा है कि दहशतगर्दी के मसले पे हम बात करेंगे और उनको और बड़ी हम आजाद कश्मीर में। अच्छा, बहुत से लोग तो बदतमीजी भी करने लगे ना ट्रंप के लिए कि ये कौन होता है हमें बताने वाला, ये क्यों इंटरवीन कर रहा है, हमारा मसला ये वो। तो मैं हैरान हूं भाई, ये क्या कि आपने खुद जाके उनके पैर पड़े, थोड़ी सी जिससे अलैक्स दुनिया में रह गई थी, आप उससे भी पंगा ले रहे हैं। तो खुद आपने उनसे कहा है कि सीज फायर कराएं, फुल आपने आइसोलेशन में जा रहे, कितने पागल लोग हैं। ठीक है ना, इस खित्ते में तो आइसोलेट हो गए ना, आपकी श्रीलंका से बनती है, बांग्लादेश आपको जो है ना उनके लिए आप जहर से बुरे हैं, नेपाल वाले वैसे ही आपको जो है ना खत्म करना चाहते हैं कि खत्म ही हो जाएं ये। और इसके अलावा मतलब कि आपका चाइना आपको पसंद नहीं करता, आपकी किससे बनती है, पाकिस्तान से वैसे ही आपको खार है। कैसे आप सरवाइव करेंगे इस दुनिया में, ये मुझे बताएं कैसे, इस खित्ते में तो आपकी नहीं चलनी। तो जनाब अब आगे भी बाहर भी पंगे लेने हैं। एग्जैक्टली, बात तो होगी, आप कह रहे हैं ठीक है तिजारत पे वो बात होगी, वो सारी चीजें हैं, इसके साथ साथ जब आप बैठेंगे टेबल पे तो हम अपने मामलात रखेंगे, लेकिन कश्मीर का मसला अब एजेंडे पर टॉप लिस्ट में होगा, और फिर हम तिजारत के भी मामले पे, और दहशतगर्दी पे आपने बात क्या करनी है वैसे हमसे, मुझे बताएं आप दहशतगर्दी रोकें, बस ये बात करें, आप ये कमिटमेंट हमें दें कि आप दहशतगर्दी को रोकें इस खित्ते में, हमारे मुल्क में दरअंदाजी ना करें, दहशतगर्द ना भेजें, कुलभूषण जाधव ना भेजें, अभिनंदन ना भेजें, ये है ना, बस ये बात करनी है हमने, सिंपल बात है। आप दहशतगर्दी करवाते रहें और आप कह रहे हैं कि हमें बात करनी है, कोई प्रूफ आपके पास है नहीं है। पहलगाम का वाकया भी कितना झूठा नैरेटिव है, अपने लोगों को बता रहे कि हमने तो टेररिस्ट को बिल्कुल उनको हम अटैक करने गए थे, पाकिस्तान ने हमें रोका और हम पे हमला किया। ये आप टेररिस्ट के मतलब आपको इतनी कंफर्मेशन, ये बच्चे टेररिस्ट थे, ये मासूम हमारे पाकिस्तान के शहरी टेररिस्ट थे, व्हेन यू हैव नो प्रूफ व्हाटसोएवर, और आप कह रहे हैं कि हम तो भाई ये करने गए थे बड़े अपने मकसद से, पाकिस्तान ने हमें रोका है। सीरियसली
बिल्कुल। तो तो ये जनाब, हाँ, अब दूसरी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया है कौम से भी, और इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि भाई 10 मई को यौम मार्का हक और जुमे के रोज़ अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का उन्होंने ऐलान किया और कहा है कि बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। इस दिन फखरिया तौर पर इस दिन को हम मनाएंगे आने वाले दिनों में। बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया जो है एक गलत नैरेटिव और गलत फैक्ट्स पोस्ट कर रहा है ताकि कभी कोई बच्चे हमारे सर्च करें आगे सालों में आने वाले में तो वो उनको कुछ गलत बिल्कुल फैक्ट्स नजर आए। तो हमें भी अपना नैरेटिव इस वक्त जो है ना ये हमें ये छापना है, दुनिया में छोड़ना है कि हिस्ट्री असल में क्या थी और वो हमें दिन सेलिब्रेट करना है, अपने बच्चों को बार बार याद कराना है। आप समझें इस बात को कि जो बाहर के लोग होंगे, जब हमारे बच्चे इंशाल्लाह आगे बड़े होके जब ये सर्च करेंगे इस डे के इस दिनों में क्या हुआ था तो उनको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि गूगल पे अभी अजीब कुछ चल रहा है, तो आएगी, अजीब ये लोग लिख रहे हैं हिस्ट्री को, हाँ, सही लिखने के लिए, हिस्ट्री को खराब करके सही है बिल्कुल उसको आपने बताना है लोगों को। वैसे तो नैरेटिव सारे ही आएंगे गलत, वो भी अपनी तरफ से हिस्ट्री लिखेंगे, हम यहाँ से हिस्ट्री लिखेंगे, कौन सी हिस्ट्री फैक्ट्स पर मबनी है वही प्रिवेल करती है और उसी को लोग बाय भी करते हैं। गूगल वगैरह ज्यादा आम बंदा होता है ना गूगल पे सर्च करता है और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं उस पे इनका माफिया बैठा हुआ है, ठीक है ना, इनके लोग बैठे हुए हैं तो वो उस पे लिखते हैं, वो छोड़ते हैं इंफॉर्मेशन जो वो चाहते हैं उनके फेवर में, व्हिच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। बिल्कुल ऐसे ही तो कैसे काउंटर करना है सोचें। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब वो तीसरी हमारी ट्रम्प की तो हमने बात कर ही ली, वो भी टॉप स्टोरी है कि उन्होंने अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी उन्होंने उनकी अजीब थोड़ी अलग सी हिकमत अमली है ट्रम्प की। वो ये कह रहे हैं मैंने तिजारत को इस्तेमाल किया है, दोनों मुल्कों को जो मैंने बिठाया है मैंने तिजारत के बारे में कहा है कि अगर ये ऐसा चलता रहा आपका तो हम तिजारत नहीं करेंगे आपसे। तो उनकी अलग ही हिकमत अमली है दुनिया को चलाने की। आपको लगता है कहीं से कि कुछ उनकी बायस अप्रोच है क्योंकि हमें लगता था इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा है, लेकिन ये जो अब हम देख रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि ही इज एक्टिंग वेरी फेयर यू थिंक? हाँ, मुझे अभी तक तो लग रहा है कि वो जो इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं किया है ना, ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही जो कि चाइना की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फौरन याद करें आप, हम एक्सपर्ट से पूछते, ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं, मैं उनको क्या लग रहा है ये बेहतर जानते हैं। खान साहब ने ज्वाइन किया, उस साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे बताएं कि डीजीएमओस का राब्ता हुआ है और ये पहला दौर कह रहे हैं कि खत्म हुआ है, इसमें इत्तेफाक किया गया कि दोनों यानी ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है ये नहीं होगा और फिर ड्रोन नहीं फेंके जाएंगे, शहरी आबादियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कल जो ये पेशरफ्त हुई कि भारत की तरफ से फिर एक झूठी खबर चलाई गई कि पाकिस्तान ने कोई ड्रोन भेजे या नहीं, तो ये मामला चलते रहेंगे इस तरह सीज फायर एमिकेबली मुमकिन लग रहा है आपको चलता हुआ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में पहले ये है कि लेट्स वेट ए फॉर्मल जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर से अभी तक आई नहीं है। बातचीत यकीनन हुई है लेकिन उसके बाद फॉर्मल जब तक वहां से इतला आएगी, ये तो खबर इंडियन सोर्सेज को कोट करके खबरें दे रहे हैं, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि हमें अपना बॉर्डर को समझना चाहिए जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। अगर नॉर्थ से आप देखें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम कहते हैं यहाँ सियाचिन है। NJ 98442 से ऊपर जो इलाका है जो डिमार्केट नहीं हुआ वो सियाचिन का एरिया है। उससे NJ 9842 से आप जब नीचे आते हैं तो थकू चक है, बिम्बर में एक जगह है, दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज 700 किलोमीटर है ये जी। और थकू चक से जब आप जाते हैं टुवर्ड्स सियालकोट में एक नारवाल तक एक जगह है अबियाल डोगर, इसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री 193 किलोमीटर। ये वर्किंग बाउंड्री हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर पाकिस्तानी पंजाब बॉर्डर शेयर करता है विद जम्मू जो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, और एक्चुअल जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है अबियाल डोगर, नारवाल का एक गाँव है, वहां से लेके सर क्रीक तक जाता है जो 2240 किलोमीटर है। सो जब भी हम सीज फायर की आजकल की जब बात करते हैं तो पूरे एरिया की बात करते हैं, वरना सीज फायर होती है LOC की बात होती है क्योंकि यहाँ पे सीज फायर हमेशा फ्रीजाइल रहता है, वायलेशंस होती रहती है और थाउजेंड्स के हिसाब से इंडिया ने इस पे सीज फायर के वायलेशंस की हैं। और देखें सीज फायर जो भी है इट इज नॉट ए रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, नॉट बिटवीन द टू मिलिट्रीज भी नहीं है, इट इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू मिलिट्रीज की हम ऐसा करेंगे। 2003 में पहला सीज फायर हुआ था एंड देन उसके बाद दरमियान में बड़ी वायलेशन, सो अबाउट 13,000 टाइम वायलेट किया इंडिया ने इस सीज फायर को।
फिर लास्ट सीज फायर हुआ था 25 फरवरी 2021 को। अगेन इट वाज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू मिलिट्रीज, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सिविलियन कैजुअलिटीज ज्यादा हो रही हैं, जी 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 सिविलियन प्रॉपर्टीज सर, इस डैमेज हो सीज रही फायर है। में तो मुझे इस डीजीएमओ के राब्ते में क्या हुआ है, क्या डिस्कस हुआ, आपके पास इत्तलात हैं कोई? यकीनन यही चीजें बात हुई होंगी कि एलओसी की बात हुई होगी, वर्किंग बाउंड्री की बात की होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की होगी, इसी पैरामीटर में रहे होंगे। ठीक है। और इसमें मॉडलिटीज उन्होंने वर्कआउट की होंगी, फर्दर आगे बातचीत होगी। इसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे कमांडर्स हैं वो अपने एरियाज में भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कशंस हो सकती हैं, वो इस तरह के मॉडलिटीज होती हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो होगी, मेरा ख्याल में इतना जी। बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग सर, ये आप बताइएगा, ये ये ब्रिगेड साहब की जो ट्रंप का रोल है, हमें लगता था कि जिनका इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान है, लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे इंडिया शदीद तप रहा है, उनका मीडिया सवाल कर रहे हैं और ट्रंप को बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। तो आप बताएं कि आपको ये स्टेटमेंट्स कितनी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही हैं और रियल लग रही हैं? देखिए, मुझे तो बड़ी उसमें सिंसेरिटी नजर आती है। ट्रम्प जो है ना, बेसिकली वो ये रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है, सियासतदान वो वाला नहीं है, और उनकी एक अप्रोच बड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, आप देखेंगे प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रहे हैं, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लोग बैठे होते हैं साल के तौर पर, क्योंकि इनकी उनसे बनती नहीं। जनरली आपने देखा होगा CIA के साथ नहीं बनती है, स्टेट डिपार्टमेंट में लोगों के साथ नहीं बनती है, और सेंटकॉम के लोगों के साथ तो वो इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये अपनी सोच है, इनकी अपनी है। तो दैट्स वाई आप देखें एडवाइजर्स भी अपने बिजनेसमैन टाइप लोग रखे हुए हैं, क्लोज जो हैं, तो वो इनको इनपुट देते हैं। सो देयरफॉर ये इनकी कोशिश है कि ये इस कोशिश में है कि वो एमर्ज हो एज ए पीस मेकर इन दी बिल्कुल। तो आपको वर्ल्ड। लगता है तो जेन्युइनली वो वो एक न्यूट्रल रोल प्ले करना Yes. चाहते हैं एंड सिंसेरिटी है? जी। अच्छा, अच्छा, एग्जैक्टली मतलब ये बताइएगा कि कल हम भारतीय मीडिया को तो देख रहे थे, करना पड़ता है ना मॉनिटर, उनको भी देखना पड़ता है वो क्या बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खिताब किया अपनी कौम से और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके बरक्स बात थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं दहशतगर्दी पे हमने बात करनी है और हमने आज़ाद कश्मीर पे बात करनी है, हमने और कोई बात नहीं करनी। तो इस तरह की जी फरमाइए क्या कहेंगे? ये देखिए रेटरिक्स है, ये बयानबाजी है, इसमें कुछ नहीं है। देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो बात है कि मैं बैठ के एविडेंस दे सकता हूँ, एक पॉइंट पे मेरे पास जवाब है। देखें, अनफॉर्चुनेटली अभी जिस तरह आपने देखा उनके तकरीर में वो कितने एंग्जाइटी में नजर आए, नर्वसनेस नजर थे, परेशान थे, उनके चेहरे में बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कितना वो प्रेशर में हैं। और तो बाकी जिन्होंने लिख के दिया तो उन्होंने देखे, आगे बिहार के इलेक्शंस भी थे तो उन्होंने कहा आपने इस तरह बोलना है। आप देखें वो दहशतगर्दी की बात कर रहा था, और जो कि हमने वहां जहां पे हिट किया। अभी आप मिसाल के तौर पर वो हाफिज अब्दुल रऊफ का आपने नाम सुना होगा ना, जिसपे DGISPR ने भी क्लैरिफिकेशन दी, इंडिया ने इस पे एक कहानी की कि ये भाई थे मसूद अजहर के। जी, और इंडियन हाई कमिश्नर जो बैठा है यूनाइटेड किंगडम में, उसने तस्वीरें दिखाई, न्यूज में दिखाए कि ये मसूद अजहर का भाई था, ये मारा गया, जबकि वो ये बंदा था, ये एक और आदमी है वहां का लोकल है, उसका इंटरव्यू करवाया, वो जिंदा है। हाँ, तो बिल्कुल। इस तरह के ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, अगर एक और मैं मिसाल देता हूँ, पुलवामा जब हुआ, पुलवामा के 2 दिन 3 दिन के बाद उन्होंने कहा मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को मार दिया गया है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में, जबकि अब्दुल रशीद गाजी 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन में मारा गया था। तो ये ड्रामाबाजी, ये झूठ बोलते हैं कि इनके पास है। टेररिज्म पे बात करनी है, जी बिल्कुल हम करेंगे। टेररिज्म में जो पाकिस्तान में टेररिज्म जो इंडिया करवा रहा है, फ्रांस से करवा रहा है, फितना और खारिज से करवा रहे, दुनिया टेररिज्म पे बात करेगी। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में सिखों को ये एसोसिनेट कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में पन्नू को मारने की कोशिश की, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में ये मार रहे हैं, लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर को मारा। गार्डियन ने कहानी लिखी, 22 कश्मीरियों को पाकिस्तान में असैसिनेट किया, राजनाथ सिंह के सामने कि भाई हमने करवाया। तो इस टेररिज्म पे यकीनन बात होगी। और देखें कि जब ट्रंप ने कहा है ना कि फिर आप ट्रंप को झूठा साबित करें ना कि जाके कि हम नहीं करते। ट्रंप को किसने अप्रोच किया? आप देखें ना, निक रॉबर्टसन CNN वाला रिकॉर्ड है कि भाई उसने कहा कि इंडिया था कि ट्रंप के पास भी गया, तुर्किया के पास भी गए, सऊदी अरब के पास, सऊदीज के पास भी गए कि भाई बेल आउट करें आप सिचुएशन को।
और तो और ये मान इनकी नहीं रहे सर, situation- अजीब अजीब बातें बयान दे रहे हैं और ऐसे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी जंग यही जीत गए। आई वाज जस्ट वंडरिंग एज अ सिंपल लेमैन टर्म्स में कि सर ये जब कॉम्बैट्स होते हैं तो इनकी कोई वीडियोस वगैरह भी होती हैं जो हमने कुछ देखी हैं, उसके अलावा भी अगर हम दुनिया को दिखाएं ऐसे कॉम्बैट्स की रियल वीडियोस फुटेज ये- तो कितना अच्छा होगा। ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखें कि अगर आपने जब भी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमेशा एविडेंस से बात की है, बेशक अथॉरिटी के साथ बात की है, इररेफ्यूटेबल एविडेंस दिया है, वेरीफाइबल एविडेंस दिया। अगर आपको याद हो जो एविडेंस शो किया एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने, उन्होंने जी। बताया 5 जहाज गिरे हैं, जहाजों के नंबर भी बता दिए हैं, पायलटों के कन्वर्सेशन भी बता दिए हैं कि 3 राफेल थे, बाकी 2 दूसरे, एक बिग 29 था, एक सुखोई जहाज था। तो हमने दिए हैं, हमारे पास सबूत हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो इजेक्शन सीट बनाने वाले थे, देखें कि वो भी इन्होंने क्लेम किया कितने जो जिंदगियां हमने बचाई हैं, तो वो भी सबूत के तौर पे आते हैं कि बहुत सारे सबूत हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मान गई है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट जी, जी। मीडिया मान रहे हैं कितने जहाज गिर गए हैं। दैट्स वाई फ्रांस की बड़ी बेइज्जती हुई है, तो अब उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं वह, जबकि उनका जो प्रोबेबली एयर मार्शल थे। जी 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 मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कब तक दोनों ममालिक को बैठता हुआ देख रहे हैं आप, और कोई मतलब मीडिएट इनको कराएगा बीच में, कोई ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर? यहाँ हो जाएगी। देखें पहले ये सीज फायर वाला, इसमें अंडरस्टैंडिंग होपफुली ये डेवलप हो जाएगी बिटवीन दी 2 कंट्रीज, क्योंकि देखें कि दोनों ने रियलाइज करना है फ्यूचर के लिए, फॉर द इकोनॉमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, एक वो इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में लीडरशिप यहाँ रियलाइज कर रही है, इंडिया में उसको रियलाइज करना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो सीज फायर तो हो जाएगा, लेकिन आगे की डायलॉग है उसमें मॉडलिटीज वर्कआउट करेंगे, स्ट्रक्चर डायलॉग्स होंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज है इंडस वाटर ट्रीटी, मेरे ख्याल में फॉरमोस्ट होगा, जिसमें वो हेल्ड इन एबेंस है, उस पर बातचीत का सिलसिला स्टार्ट होगा। और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है। तो स्ट्रक्चर डायलॉग्स की जब बात करते हैं तो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड सब्सिक्वेंटली, और डायलॉग्स के डिफरेंट देयर कैन बी सेवरल राउंड्स, लेकिन फॉरमोस्ट होगा इंडस वाटर ट्रीटी वाला। सर आप भी लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि क्या है कि हम लोग, मैं बड़ा सुन रही थी, मेरी बहस भी होती थी कुछ लोगों से, बड़े समझदार कुलीग्स थे कि जी यार जंग नहीं होनी, ये हो ही नहीं सकती, ये टोपी ड्रामा है, कुछ नहीं होना, और हो गई। और अब वो समझ रहे हैं कि जी जंग खत्म ही हो गई है, बिल्कुल ही, देखो अब कुछ था ही नहीं, किस तरह खत्म हो गया, अब सब बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता सब नॉर्मल है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि इस वक्त कैसे उनको अलर्ट रहने की जरूरत है? देखें ये दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और दुश्मन को कभी भी आप कमजोर तस्वुर ना करें। और देखें कि कुरान में भी लिखा है कि अपने और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ। तो वो हमने वो तैयारी कंटिन्यू करना है, और अपने गार्ड्स को लोअर कभी नहीं करना है। और कुरान में भी यही लिखा है, टेक ऑल प्रिकॉशंस, ये जो है मोटो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का, कि आपने तमाम एहतियाती तदाबीर करनी है। लेकिन हम में सिंसेरिटी है, हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो, यहाँ पे अमन तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जी 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 थैंक यू, जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच, बहुत सीखने को मिला। और हमेशा ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल, बड़े अच्छे और जवाब मुज़ाकरात देते की वो हैं। बात कर रहे थे, वो और ये हमें कहते भी थे कि ये तो- क्लैरिटी सब लोगों को ना मिलनी चाहिए कि क्या चल रहा है, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो प्लीज स्टिल बी क्या अलर्ट। सूरत हाल बनने जा रही है, मुज़ाकरात किस तरीके से होंगे, उसमें जी, क्या जी, कुछ जी। डिस्कस होगा, कितने दौर हो सकते हैं। तो अभी तो वो ये कहते हैं कि फिलहाल सीज फायर के मुआहदे को हम देख रहे हैं कि वो कितना लंबा जाता है, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात कहाँ होते और हैं, बहुत कौन कुछ बैठता है, जोहेब सोचने साथ को, मामला। बहुत कुछ ना सोचने को है। हमने इतना कुछ सीखा है इन दिनों में, इतना कुछ सीखा है कि आगे आने वाले सालों में, इवन मैं बताऊं, अगर आज खत्म भी जंग हो जाती है, जंग खत्म होती है, प्रॉपर सीज फायर खत्म, फिर भी कुछ सालों बाद हो जाएगा। हम लोग हमेशा ही ना, हम लोगों के अंदर टेंशन रहेगी। तो क्या हमें चेंजेस अभी करने की अपने अंदर ज़रूरत है, ताकि नेक्स्ट जब ये कोई बदमाशी करें जो करेंगे, हम उसके लिए और बेहतर से तैयार हों। बिल्कुल ऐसे क्या कि हमें अच्छा, ये बदलने जो की ये ज़रूरत सारा मामला हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें 2 मेन प्लेयर्स, जिसमें यूएस और चाइना, और इस पाक भारत जंग की कैफियत से पहले यूएस और चाइना के दरमियान एक वो ट्रेड वॉर की सूरत हाल, टैरिफ की सूरत हाल, यूएस ने कई गुना टैरिफ बढ़ा दिया मुख्तलिफ ममालिक पे, चाइना के साथ तो मामला चल ही रहे हैं, उसको तशवीश है
कि चाइना एक बड़ी पावर बन रहा है, सुपर पावर जाहिर है, और उसकी डोमिनेशन, उसकी हेजमनी खत्म होने जा रही है। तो मतलब उनसे तो बना के रखें या ना बना या ना के बना के रखें, बड़ी- सवाल हाँ, ये है, घूमा सीधी घूम सीधी के बात है, है, बिल्कुल दोस्त ऐसी है। बना लें या दुश्मन रखें, क्या तो करें? हुआ Very यह है कि confusing। टैरिफ में दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ता हुआ है, वही टैरिफ जिसको लेकर दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे, और एक तरफ सूरत हाल थी, उन्होंने कहा हम 100%, उन्होंने कहा हम 150%, उन्होंने कहा 150, हम 180, ये चल रहा था मामला। लेकिन यहां से अब मामला पीछे आया और दोनों मुल्कों ने टैरिफ कम करने का ऐलान किया है। तो ये मामला दोनों मुल्कों के कैसे चल रहे हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान और फिर यूएस और भारत वो तो अलाइन करते ही हैं। डॉक्टर उमा बकाई साहबा ने मैं ज्वाइन किया। सवाल आया जहन में, बिल्कुल। अच्छा, आप करें फिर मुझे सवाल मैं आगे। भूल ना जाऊं, मुझे करने देना एक सवाल। ठीक है, आप करें बस, आप करें। नहीं, उनको मैं वेलकम करें आप। डॉक्टर उमा बकाई साहबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये देखिए, एक तो पाक भारत मामला चल रहा है, लेकिन साइड बाय साइड ये चीन और यूएस के मामला सर्दी गर्मी का शिकार हो रहे हैं, और एक बड़ी कोई अहम पेशरफ्त हुई है, टैरिफ में कमी का ऐलान कर दिया दोनों ममालिक ने। क्या सोचा जा रहा है, थिंक टैंक्स दोनों के क्या सोच रहे हैं इस वक्त? मेरे ख्याल है कि जी जब ये नेगोशिएशन शुरू हुई थी तो किसी का ख्याल नहीं था कि इतनी जल्दी एक ब्रेक थ्रू आएगा, और कहा था कि अभी बातचीत शुरू हुई है, बट अब जो प्रोग्रेस है वो फिनोमिनल है, क्योंकि जो टैरिफ रिडक्शन है अभी लिमिटेड पीरियड के लिए है, लेकिन ये टैरिफ रिडक्शन जो है ये शुरुआत है उस ट्रेड वॉर की समझिए खत्म होने की, क्योंकि एकदम से आपने देखा कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो बहुत बेहतर हुआ है, और वो मार्केट सेंटिमेंट इस और बेहतर हुआ है कि कुछ चाइना भी पीछे हटा है। पहले चाइना भी बहुत गुस्से में नजर आ रहा था, और डेफिनेटली यूएस ने इंगेज किया है, क्योंकि यूएस के अंदर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट था, और चाइना का ट्रेड टू यूएस भी श्रिंक हुआ था। तो मैं आपको बताऊं कि जो इंपोर्ट्स में फॉल था वो 145% to 30%, while Chinese tariffs on US goods will fall from 125% to 10%. तो ये फिनोमिनल ब्रेक थ्रू है, और 14 मई से इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो सेंटिमेंट है, जो ट्रेड वॉर की समझिए आप मुस्तकिल बात सुन रहे थे, उसमें हर जगह आपको कमी आएगी। मैं साइड पे आपको एक और भी दिलचस्प बात बता दूं। जी जरूर। जो बहुत सारा ट्रेड चाइना से शायद अमेरिका हटा रहा था इन ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर की वजह से, वो दीगर ममालिक में जाना था बशमूल इंडिया। तो मेरा ख्याल है कि वहां पर भी एक रिवर्सल होगी, और पूरी मतलब इट्स नॉट जस्ट इन द यूएस, इट्स नॉट जस्ट इन द चाइना, बट पूरे यूरोप में भी इस वक्त जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। अब देखना ये है कि ये जो उन्होंने अभी शायद 90 दिन के लिए किए हैं, जो 90 दिन चलता है या ये एक्सटेंड होता है, होपफुली एक्सटेंड होगा, क्योंकि बिल्कुल फॉरगॉन कंक्लूजन था यूएस के अंदर भी कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान यूएस को हो रहा है, और यूएस के मिडिल क्लास कंज्यूमर को, यूएस के लोअर मिडिल क्लास कंज्यूमर को, जो चीपली प्रोड्यूस चाइनीज प्रोडक्ट्स का खरीदार है। तो ये विन विन था जिसको ट्रम्प साहब ने, और अच्छा भी है कि अपने लोगों की भलाई के लिए अगर आप अपनी पॉलिसीज को बदलते हैं, इसका मतलब है कि आपको फिक्र है अपने लोगों की। अच्छा डॉक्टर उमा, ये बताएं कि मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में आई फील ट्रम्प वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, ठीक है ना, बंदा ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये यहाँ की सिचुएशन है क्या, एंड आई थिंक कि उन्होंने रियलाइज किया और दुनिया ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान एंड चाइना, ये सोच लो कि क्या यू वांट देम एज वेरी गुड फ्रेंड्स और वेरी डेंजरस एनिमीज। आई डोंट थिंक चाइना एंड यूएस कोई बहुत अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं। जो यूएस की लार्जर फॉरेन पॉलिसी कॉन्स्ट्रक्ट है, उसमें अभी भी चाइना जो है इज सीन एज अ थ्रेट, और अभी जो सूरत हाल हुई है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ इन सम वेज चाइना ने अपनी मिलिट्री माइट भी एस्टैब्लिश करवाया है। वही तो ना रियलाइज हुआ जी। तो मेरा ख्याल है कि इससे इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी, इनसिक्योरिटीज कम नहीं होंगी, लेकिन ऑन द ट्रेड फ्रंट जो है ये मस्बत समझिए एक मस्बत कदम है, और होपफुली इट कंटिन्यूज टू गेट कंसोलिडेटेड, क्योंकि जो ट्रेड वॉर था वो इकोनॉमिकली
पूरी दुनिया को हर्ट कर रहा था, सिर्फ अमेरिका और चाइना को हर्ट तो ये कोई नए क्या परसेंटेज तय हुई है फॉर ये पाकिस्तान का भी पूछेंगे, जी, लेकिन जी, ये जी, जी, चाइना और अब जो फरमाइए। यूएस की ट्रेड परसेंटेज अब कितनी कम हो गई है, किस हद तक कुछ हुआ ऐसा डिसाइड या नहीं? जी फरमाइए, मैं बता, मेरे पास भी डिटेल्स है। जी फरमाइए उमा साहब। बस मैं ये गुजारिश कर रही थी कि पाकिस्तान ऑल्सो मस्ट गो इनटू ट्रेड नेगोशिएशंस विद यूएस, क्योंकि हम पे भी टैरिफ लगे हैं और चाइना ट्रेड नेगोशिएशंस में गया और वहाँ मजबूत पेशरफ्त हुई है। ट्रम्प जो है वो कंट्रोल्ड केओस इंसू करते हैं, वो एंजॉय करते हैं कि कंट्रोल्ड केओस हो, लेकिन फिर उसके बाद वो बहुत प्रैग्मेटिकली पीछे हट जाते हैं और अपने 100 दिन में वो कई डिसीजंस में पीछे आए। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ मेजर शिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल अगर उमा साहब अगर वक्त हो आपके पास, आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। बहुत कश्मीर पे बात हो रही है, यानी इंडिया भी बात कर रहा है ये, और यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से जैसे इस कश्मीर के मसले को उठाया गया है, पूरी दुनिया ही बोल रही है। आप समझती हैं कोई रिजॉल्व की तरफ मुमकिन तौर पर जा सकता है ये? बहुत मुश्किल है। हाँ, सही बात। सही। क्योंकि मोदी को बहुत जूते पड़ रहे हैं इंडिया के अंदर से कि आपने कैसे थर्ड पार्टी मीडिएशन को यस भी कह दिया। वो जो ट्वीट की है ट्रम्प साहब ने, वो मोदी के लिए और इंडिया के लिए ह्यूज एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि वो तो सालों से ये कहते थे कि जी ये बायलैटरल इशू है और हमसे बात नहीं करते थे, हमसे कहते थे ये इंटरनल इशू है। वो पूरा पैराडाइम तब्दील हो गया है। इट विल टेक अ लॉट to bring India on the negotiating table and a lot more to make them talk on Kashmir. मेरा ट्रस्ट यही है कि बेहतर है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है हम पहले उसकी बात करें और फिर लार्जर बिगर जी, बहुत सही बात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा बकाई साहब, आपने वक्त दिया हमें। मुझे पता है मेरा सवाल पूछ रही थी भी ये वो सवाल कर लिया ना, वो एनिमी और वो फ्रेंड वाला, 100% का जवाब नहीं, लेकिन वो कितना अच्छा था, वो बेहतरीन सवाल था। Thank you. अमेजिंग सवाल था। Thank you. लेकिन वो जो आपका एक और ये सवाल था, चीनी जो प्रोडक्ट्स आएंगी यूएस में, वो जनाब उन पे 30% टैरिफ आयद होगा, और चीन के अंदर जो आएंगी प्रोडक्ट्स यूएस में, यानी चीन जो इंपोर्ट करेगा यूएस की प्रोडक्ट्स, उस पे 10% टैरिफ आयद होगा। तो यानी कहाँ 100 की 150 की बात हो रही थी, 30 और 10 पे मामला पहुंच गया। कितना ड्रॉप किया। पता ये मुझे भी, जो मैं बताऊं, मुझे जो फील आ रही है, ये मोदी की हुकूमत में बड़ा मुश्किल है कि चीजें आपकी सही तरह रिजॉल्व हो। इसको और हटना बड़ा जरूरी है सीट से, और जो कि हटाएंगे भी, क्योंकि इनकी जो अपोजिशन है उनके पास अब बड़े फैक्ट्स आ गए हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, फिर सिख इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जगह जगह बिहार में भी बहुत लोगों ने इसको रेजिस्ट किया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगला इलेक्शन जीतेगा इंशाल्लाह, लेकिन उस वक्त तक कोई चीज ये मान जाए, ये बुचर बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद बेहतरी आ सकती है। उसके बाद बेहतरी आ सकती है। वहाँ के पता है वहाँ के एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने क्या करना है, ये हम कश्मीर अपना मुल्क संभाल नहीं पा रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं, कौन से सोने की कानें निकल रही है, हमारे अपने मसले ठीक करो। वहाँ एजुकेशन के मसाइल हैं, भूख के मसाइल हैं, आपके करोड़ों के जो इंडियंस हैं उनके पास 5 किलो अनाज नहीं है। बिल्कुल। और वो बात करते हैं कि जी यहाँ कब्जा कर लो, वहां कब्जा कर लो। पहले अपने घर वालों को तो देख लो। ये वहां के समझदार लोग कह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए। इससे पहले जो एहसान जो है ना, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंटरनेशनल मजाक बना हिंदुस्तान का, उनकी परफॉर्मेंस का और उनके ऑपरेशन के नाम का। हाँ जी हाँ, सिंदूर पे ही उनके लोगों ने भी वैसे ही बातें हंसे, थोड़ा सा जाके हमारी फिरदौस आशिकीवान ने भी बड़ा अच्छा उस पे बताया उसके नाम के। जो जग हार जाता है ना तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। भाई देखिए, बात तो सच है, देखो जिसके नाम में ही ड्रामा हो, हाँ, तो उसके काम में क्या असलियत होगी। हमारे माशाल्लाह ऑपरेशन का क्या खूबसूरत नाम। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, एक ऑपरेशन एक और शुरू होने जा रहा है, वो भी मैं आपको जरा बता दूं। और वो ऑपरेशन शुरू हो रहा है यहाँ से, और वो ऑपरेशन उसका नाम है ऑपरेशन क्लीन अप। ये हम लोग भी करेंगे, हमारा भी एक कोई ना हिस्सा होना चाहिए उसमें लोगों का। और वो ये है कि बाइकआउट करें आप इंडिया की मसनूआत का, उनकी फिल्मों का, उनकी सीरीज का, उनके स्टार्स का बाइकआउट करें। कंप्लीटली स्टार्ट अनफॉलोइंग देम। आप कहेंगे कि यार ये छोटा सा मुल्क है, हम उनकी तो बहुत ज़्यादा अभी फॉलोइंग है। आप यकीन करें, कारोबार में नुकसान चाहे 10% का क्यों ना हो,
दाने बराबर क्यों ना हो, कारोबार करने वाले को बड़ी तकलीफ होती है। और हम इतने कम भी नहीं, हम इतने छोटे भी नहीं है ना, नहीं ना, हल्का नहीं लेना आपने अपने आप को। जो बाहर भी पाकिस्तानी रहते हैं उनको मैं भी कहूंगी कि जाएं आप किसी स्टोर में और देखें, अगर कॉलर पे लिखा होता है मेड इन इंडिया, नहीं खरीदना। खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान देखें, मेड इन बांग्लादेश देखें, मेड इन श्रीलंका देखें, मेड इन नेपाल देखें, बट नॉट मेड इन इंडिया। तो आज से हम सब जो है गाने सुनने के बड़े हम शौकीन थे, खत्म हो गए, वैसे इस काबिल ही नहीं है। फिल्में आपकी खुद फ्लॉप हैं, बकवास, एक हीरो नहीं है आपका जो कि मतलब वहां जिसको लोग पसंद कर रहे हो, हमें तो इंटरेस्ट नहीं, हमारे पास बड़े जबरदस्त स्टार्स हैं, हमारे लिए वही काफी हैं। तो प्लीज आप अपनी लिस्ट को अब सर्च करें, आर यू फॉलोइंग एनी इंडियन सेलिब्रिटी, अनफॉलो देम। तरक्की इस तरह की है वैसे कॉमो ने, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ें तो कॉमो ने इसी तरह कि उनकी बनी हुई प्रोडक्ट्स को यूज किया उन्होंने, और आहिस्ता आहिस्ता वो रिफाइन होती गई, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की हम बात कर लें या दीगर प्रोडक्ट्स की बात कर लें। शुरू में होता है आपको प्रॉब्लम होती है और वो क्वालिटी नहीं मिलती है, लेकिन एक वक्त आता है फिर आपकी जो एसएमईज काम करना शुरू करती है, इंडस्ट्री लगती है, एक्सपर्टीज आती है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट भी कंपैटिबल हो जाती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी चीज क्या है जो वो बना रहे हैं जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। अच्छा नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कुछ चीजों का आपको पता भी नहीं है कि वो मेड इन इंडिया है। जैसे एप्स, आप जब एप्स डाउनलोड करते हैं तो जरूर देखिए, वेरीफाई करें कि ये कहाँ का बना हुआ है, और आपके डाउनलोड करने से जो पेड सब्सक्रिप्शन है उससे उनको पैसा जा रहा है, खत्म करें। और बिल्कुल इंडियंस की कोई साड़ियां, अब जरा हम क्रिकेट पे बात कर ले। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। तो इवन उनकी साड़ियां, ज्वेलरी बिल्कुल बायकॉट, कंप्लीटली मेड इन इंडिया का बायकॉट करें। ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया अपनी प्रोडक्ट्स। और आईपीएल का भी खबरदार किसी ने देखा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमने सबसे बड़ा दुनिया का मैच देख लिया अपने आसमानों में, बस खत्म, जीत गए, खेलते रहो, तुम टुक टुक करते रहो। वो भी बड़ा ड्रामाई अंदाज था कि इन द मिडल ऑफ द मैच वो उन्होंने लाइट्स बंद की और सब टेरिफाइड और हॉरिफाइड हुए कि हुआ क्या है, ये तो अटैक हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो खैर वो लोग चले गए बाहर। पीएसएल का भी, पीएसएल को रोका गया था, बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी पीएसएल और अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन उसके बाद ये मामला हो गए इंडिया पाकिस्तान के। अब रीशेड्यूल किया गया है, 17 से 25 मई की विंडो पर इत्तेफाक किया गया है। वेन्यूज़ क्या क्या होंगे अभी इसके बारे में डिसाइड करना है। फॉरेनर्स आ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में बात करनी है। फिर कोहली और रोहित शर्मा, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, बहुत बड़े प्लेयर दुनिया क्रिकेट के, हमेशा याद रखा जाएगा। तो इन सब पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल माजिद भट्टी ने। मिस्टर भट्टी, आपने सुना मैंने किस अंदाज में कहा आपको? बहुत मुबारक हो जनाब आपको। और माशाल्लाह जिस तरह मैंने एक वीडियो देखी नादिया खान की, और मैं एज ए पाकिस्तानी मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया कि जब मैं ये बातें करता था लोग कहते यार आप पागल हो गए, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो माशाल्लाह यही हमारी अगर स्पिरिट रही और यही जज्बात रहे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। तो नादिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह जिस तरह लोगों को आईना दिखाया है, तो मेरे ख्याल में यही हमारी स्पिरिट होनी चाहिए। और जोहेब क्या जबरदस्त आप लोग सर, ये मैं एक शेर इस लड़के की बड़ी सपोर्ट थी, इस लड़के की बड़ी सपोर्ट थी। वही शेर आ रहा है, जिस तरह अच्छा है दिल के पास रहे पास वाले अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पास वाले अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो नादिया को हम कहते थे कि भाई हाँ भाई अपना स्पीक योर हार्ट आउट। तो नादिया ने वही काम किया और लोगों को पसंद किया। चैनल की बहुत सपोर्ट सर, और रेप की बड़ी सपोर्ट। थैंक यू, आप भी जबरदस्त हैं। अच्छा भाई, अब आपका पीएसएल बात होगी ना, बहुत होगी। मुझे बताएं कि क्या होने जा रहा है, शेड्यूल क्या बना है, प्लेयर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, वेन्यूज क्या क्या होंगे भट्टी साहब? देखें जोहेब, कल रात तक की जो इत्तला थी, अब ज़ाहिर नया दिन शुरू हुआ है तो इम्कान तो यही है कि आज शेड्यूल फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो पीएसएल मैनेजमेंट ने पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज के साथ कल शेड्यूल शेयर किया था और तकरीबन फाइनल हो गया था कि 17 तारीख से टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। ये वही पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर एक ड्रोन गिरा था और उसमें एक नौजवान 20 साल का शहीद हुआ था। और कल मोहसिन नकवी साहब पिंडी में उसके घर भी गए, उसकी वालिद वालदा से 5 या 6 भाइयों का वाहिद कफील था और उसने अपनी जान का नजराना दिया उस ड्रोन अटैक में पिंडी स्टेडियम के बाहर। तो वहीं से टूर्नामेंट शुरू होगा और जो है पहले 2 दिन 17 और 18 को डबल हेडर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 लीग मैचेस जो है वो 17 और 18 को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2 दिन का टूर्नामेंट में गैप आएगा 19 और 20 को,
और फिर 21 से टूर्नामेंट जो है, जो उसके प्ले ऑफ है, वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होंगे। और फाइनल जो बताया जा रहा है कि 25 तारीख को फाइनल खेला जाएगा कजाफी स्टेडियम लाहौर में। और बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स, जाहिर है कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई न्यूजीलैंड चला गया, कोई वेस्ट इंडीज, कोई इंग्लैंड, वो नहीं आना चाह रहे। लेकिन जो सबसे ज्यादा टीम मुतासिर हो रही थी वो कराची किंग्स की थी, कि जिसके कप्तान डेविड वार्नर ही फॉरेनर थे। लेकिन अब डेविड वार्नर के बारे में इत्तलात है कि डेविड वार्नर दोबारा आ रहे PSL खेलने, तो कुछ फॉरेनर आ जाएंगे, ज्यादातर पाकिस्तानी होंगे। लेकिन PSL जो है उसके बारे में यही आपको बताया जा सकता है कि 17 तारीख से दोबारा रौनकें बहाल हो रही है। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि अब पैसा मैटर नहीं करता। हमने जितनी बड़ी जीत हासिल की है, जितने बड़े दुश्मन को हमने मुंह के बल गिराया है, मेरा ख्याल में स्टेडियम फ्री कर दे और एक शर्त रखें कि स्टेडियम में दाखिला आपका फ्री है, लेकिन आपको एक पाकिस्तान का परचम साथ लाना पड़ेगा। ये मेरी एक तजवीज है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी स्टेडियम्स भरे हुए होंगे अब। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब तो जाना बनता। हम तो बॉर्डर पे ऐसे जाके रोज बैठ जाते थे और दूसरी तरफ खाली, कोई नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, हमारे लोग वहां जाके बैठे हुए। अच्छा, बड़ी साहब, प्यारे लोग IPL का क्या बनेगा? वो भी रोक दी गई और उसके बाद कोई अभी शेड्यूल का ऐलान भी नहीं हुआ अरे उसका? लानत भेजो हमें, क्या क्या बनना है। जी जी जोहेब, IPL भी कल रात उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। अच्छा। 17 तारीख से IPL भी शुरू हो रही है इंडिया के 6 शहरों में, और 3 जून को उसका फाइनल है IPL का। लेकिन अच्छा। जाहिर उनके 18 मैच बाकी है, हमारे 8 मैच बाकी है। हाँ। सर, इसमें आपको लगता है कि जो हमारा फ्यूचर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया साथ तो अब हम नहीं खेलना चाहते, लेकिन ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल लीग्स होती हैं उनकी एक अलग पॉलिसीज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो क्या बनेगा? आपको इसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है इन हालात में? देखिए नादिया, तकरीबन 2007 से अब 2025 शुरू हो चुका है, मिड में हम पहुंच गए। तो 2007 से तो भारत ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेली है, और ICC टूर्नामेंट या एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो एशिया कप वगैरह हैं उनमें पाकिस्तान और भारत खेलते हैं। इस साल के एंड में एशिया कप होना है जिसका मेजबान भारत है, और विमेंस का जो वर्ल्ड कप है उसका मेजबान भी भारत है। जाहिर है पाकिस्तान की टीम ने तो भारत नहीं जाना। अब ये चूंकि वो नहीं आए थे चैंपियंस ट्रॉफी पे, तो ये दोनों टूर्नामेंट्स भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। और अगले साल फिर भारत ने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। लेकिन भारत के बगैर देखिए, हमारी क्रिकेट, भारत ये समझ रहा था कि शायद हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 10वां एडिशन PSL का है, उन्होंने पाकिस्तान के ग्राउंड पर भी अटैक करके देख लिया। PSL पहले से ज्यादा कामयाबी से चल रही है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रहेगी। बस हमारे जो हुक्मरान हैं, खासतौर पर मैं क्रिकेट बोर्ड के हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, कि वो कई बार भारत की तरफ झुकाव होता है। मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को हम क्रेडिट देंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी उनको इंडिया को जो आंखें दिखाई, और वाकई पाकिस्तान ने ये कह दिया कि अब अगले 3 साल तक, बल्कि शायद अब आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी नहीं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा जेस्चर है। तो अभी एशिया कप में क्या होने जा रहा है देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल वेन्यू होता है, क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है। अच्छा, मुझे बताया, पाकिस्तान के लिए जज्बात तो हमारे अपनी जगह, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दुनिया क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जो क्रिकेट के मतलब फॉलो करते हैं, खुद भी खेली है। ऐसे प्लेयर्स को देखना चाहते हैं तो एक खलासा आ जाएगा बहरहाल क्रिकेट में। जोहेब, आप तो माशाल्लाह क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, कि दोनों आइकॉनिक बैट्समैन थे और दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। और ये कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है कि दोनों के कैरियर में अगेंस्ट पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं है। तो मतलब ये बहुत एक अफसोसनाक बात है कि हमारे दुश्मन ने जो अना सामने रखी हुई है, उसकी वजह से क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को नुकसान पहुंच रहा है। और जाहिर है इनके दिल में भी खलिश तो होगी कि वनडे पाकिस्तान के खिलाफ खेले हुए, T20 खेले हुए, लेकिन इनका जो टेस्ट क्रिकेट का जो कैरियर है वो पाकिस्तान के बगैर खेले खत्म हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे, दोनों जबरदस्त कप्तान थे, और विराट कोहली ने जो फिटनेस का कल्चर इंडियन टीम में पैदा किया, जिसकी वजह से उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर शिकस्त दी, तो मेरे ख्याल में इन दोनों बैट्समैनों के बगैर इंडिया की क्रिकेट तारीख मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल में उनको पूरी जिंदगी इस बात का जरूर
अफसोस होगा कि उन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट मैच नहीं खेला या पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेला, तो ये जो हमारे बॉर्डर के उस पार जो हुक्मरान हैं जो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उनके बगैर नामुकम्मल है, तो ऐसा नहीं है मोदी साहब। हमारी क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा फ्लरिश कर रही है, लेकिन इन प्लेयर्स के दिलों पर भी हाथ रख के पूछ रहे। एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मैंने दोनों से सवाल किया तो दोनों ने कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हमारे आड़े आ रही है। तो इस सियासत की वजह से और अना की सियासत जो है उसकी वजह से बड़े साहब क्रिकेट को बस थोड़ा सा नुकसान होगा। एशिया कप से मुतालिक बता दें कि क्योंकि भारत की तरफ से तो कहा जाए कि हो सकता है पाकिस्तान हो ही ना एशिया कप में, यानी वो तो ये तक कह रहे थे। देखिए ये जोन कैसे डिसाइड हो करेंगे सकता सब है? कुछ। जो पैसा है वो तो पाकिस्तान की वजह से आ रहा है ना। अगर भारत अकेला खेले बांग्लादेश से, वो पैसा वो आपको आई बॉल से नहीं मिलेंगी जो पाकिस्तान के मैच में मिलेंगी। बिल्कुल। पाकिस्तान अगर भारत अफगानिस्तान से खेले, भारत हांगकांग से खेले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बगैर ना आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो सकता है, ना एशिया कप हो सकता है। और इस वक्त जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो तो मोहसिन नकवी साहब है। तो मेरे ख्याल में भारत के बहुत सारे चेहरे भी एक्सपोज हो गए। जी बहुत जी, सारे और वो बिल्कुल क्रिकेट के सर साथ कि ही बांग्लादेश इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तो कहती हूँ बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, एक तो वो इनके साथ ना खेलें, चलो खेलें भी तो इतना बुरा, इतना बोरिंग मैच हो ना कि मतलब वो सर पकड़ लें कि भाई ये कर क्या रहे हैं। ये भी एक तरह की टैक्टिक्स होती है बांग्लादेश वालों को, मैं मशवरा दूंगी, बर्बाद, बोरिंग। देखिए कैसा बेहतरीन ऐसा मशवरा दिया है बेकार नादिया ने भाई बड़ी हाँ, साहब। ये भी देखिए, ये भी इसको कहते हैं अपना हिस्सा डालना। हिस्सा क्या डालना। बात है, वो कौन है, ये- वो ये जाहिल आदमी हमारे कौन है, स्प्रिट ये है। बताएं, वो जाहिल आदमी कौन है मेजर वहां का इंडिया गौरव का? आर्या। हाँ भाई, तुम जो भी हो, हिस्सा ऐसे भी डाला जाता है। अभी तो दुनिया ने हिस्सा डालना है तुम्हारे कारनामों में। फिक्र बड़ी मत साहब करो। बहुत हर शुक्रिया, कोई, आपने हमें वक्त दिया। क्योंकि you एंजॉय are करें थोड़ा surrounded by सा। enemies। जी नादिया हाँ। की बातों को एंजॉय भी किया करें, सीरियस भी लिया करें। जो सीरियस जी। बात सीरियस है, जो थोड़ी सी एंजॉयमेंट की अरे हर बात serious बांग्लादेश है। को जो टॉप मशवरा दिया वो मैंने थोड़ा क्या सा टॉप का मशवरा दिया, अच्छा, मैंने टॉप का था। बांग्लादेश वालों इतना बुरा खेलना ना कि इनकी सीरीज ही फ्लॉप हो जाए। शाबाश, मासूमाना मशवरा है ये, बहुत बहुत नहीं, और ये मासूमाना। ये मैं बता रही हूँ, ये मैच होना है, ये सीरीज होनी है। अच्छा, सुपर ब्रेक फ्लॉप। लेना, फिर ब्रेक- ये ब्रेक- इनकी ब्रेक के बाद। फिल्मों की तरह होनी है, सुपर फ्लॉप। और मैं व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और बड़े अच्छे मैसेजेस आ भी रहे हैं। थैंक यू सो मच सलीम मलिक, बहुत शुक्रिया जो आपने फौज के लिए लिखा है और इनको ऐसे ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। जिले हुमा ने हमारी तारीफ कर दी है थोड़ी, बहुत शुक्रिया जिले हुमा। एक साहब ने अपना सीवी भेज दिया, उन्होंने कहा मैं आपके साथ ना आपके शो में काम करना चाहता हूं। सरगोदा से आ जाओ भाई, कैपेसिटी में बस काम पकड़ो करना तुम। है। अच्छा, ब्रेक लेना भाई, ब्रेक के बाद आते हैं। आप भी राइजिंग व्हाट्सएप चार्जेस कर जारी सकते हैं है। और हाँ। प्लीज हमें अच्छा पता लिख के भेजिएगा ना, वॉइस नोट मैं भी नहीं सुन सकती, तो नहीं, हाँ, लिख ये के नहीं। भेजें, लिख के टेक्स्ट भेजें, टेक्स्ट ओनली ऑन राइज एंड शाइन। और सुनाए क्या हो रहा है, कैसी है, ठीक ठाक है, खैरियत ब्रेक से में है? बताती हूँ। बस हाँ क्लास जी, है। ब्रेक। वेलकम बैक, राइज एंड शाइन में आपको करते हैं। और ये जो हमने जंग जीती है, ये कुर्बानियों के नतीजे में जीती है। ये ऐसी आसान नहीं है, किसी ने प्लेट में रख के हमने अपने से कई गुना बड़े ताकतवर दुश्मन को जैसे हमने शिकस्त दी है, तो ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये इसके लिए जानों के नजराने पेश किए हैं हमने, इसके लिए बड़ी मेहनत की है, गाजी बने, इसके लिए जान पर खेल के दुश्मन की बेसिस को हमने गिराया, तबाह बर्बाद किया है। बहुत सी माओं के बच्चे उनसे बिछड़ गए, अब कभी नहीं मिलेंगे। तो ये इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं। नादिया जी, आप तो खैर आपकी जज्बाती कैफियत हो जाती है, और मेरे कुछ जुमलों से भी तो खैर एक लिस्ट जारी किया है ISPR ने। जरा देखें और सोचें और समझें कि कितनी मेहनत के बाद, कितनी एफर्ट्स के कितनी बाद कुर्बानी दी हमने इस बार भी। जी, एक पैकेज हमने तैयार किया है शोधा और गाजियों पर। भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले 13 शहदा की नमाज जनाजा ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में अदा की गई, जो मस्जिद सुबहानअल्लाह पर मिसाइल हमले में जान की बाजी हार गए थे। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में हजारों अफराद शरीक हुए। शहदा में खवातीन और कमसिन बच्चे भी शामिल थे। अल्लाहु अकबर। 3 शहदा अब्दुल मालिक, मोहम्मद आलम और मुदस्सिर की नमाज जनाजा फुटबॉल ग्राउंड मुरीद में अदा कर दी गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। पाक आर्मी के दस्तों ने सलामी पेश की और ग्राउंड पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। 5 ग्राम मस्जिद बिलाल में शहीद होने वाले 80 साल मोहम्मद याकूब की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें वुज़रा, सियासी नुमाइंदों, जजेस, आला सिविल हुकाम और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक फौजी भाई के नमाज जनाजा पे एक साहब गए हुए थे, वापस आके उन्होंने बताया कि हर कोई
उनकी फैमिली मेम्बर्स को मुबारकबाद दे रहा था और मुबारकबाद रिसीव भी कर रहे थे। कितना बड़ा दिल चाहिए होता है, नहीं? बिल्कुल। लेकिन कुर्बानियों से ही जो है आज़ादी मिलती है, जंगें जीती जाती हैं। और फिर भी मैं कहती हूँ हमारी फ़ौज की इतनी आला कारकर्दगी थी कि देखो इस लॉस के बावजूद, और कितना ज़र्फ है हमारा कि हमने उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना नहीं बनाया। फजर के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कॉन्वॉय गया है मिसाइल्स कैरी करते हुए, उस पे शोहदा के बच्चों के नाम थे। और वो जब मैंने देखी है ना, जब वो वीडियो देखी, मैं ऐसे धारे मार मार के रोई। और मैंने कहा इतनी रिस्पेक्ट कि देखिए जंग भी लड़ो तो एक ग्रेस के साथ, असूलों के साथ। हालांकि इतना में गुस्सा था, सब में गुस्सा था, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट दी है हमने। बिल्कुल, हम शोहदा के जो लवाहिकीन हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। गमगीन है, हम भी, पूरी कौम गमगीन है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो है। ISPR ने पाक भारत जंग में शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी की हैं। वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहरियों पर जारियत का जवाब देते हुए 78 एहलकार जख्मी हुए। भारतीय फौज ने 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले शुरू किए। भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए, इनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। भारतीय हमलों से 27 बच्चे, 10 खवातीन समेत 121 शहरी जख्मी हुए। तो ये तफसीलात जारी की गई। कितना देखें, फिर वो कौन लोग हैं जिनको लगता है कि इनको गाली नहीं देनी चाहिए, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इनको सीरियसली आप ये देखें ज़रा, इन्होंने क्या जुल्म किया हमारे ऊपर। और मैं सलाम पेश करना चाहूँगी शोहदा की फैमिलीज़ को। बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका। और रिटेलिएट ना करते तो क्या करते? आप मुझे बताएं कि रिटेलिएट ना करते, जवाबी कार्रवाई ना करते तो क्या करते? गुस्सा ना आए, तकलीफ ना हो, कितने लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन इन फैमिलीज़ की कैसे जिंदगी नॉर्मल होगी? कितना बड़ा जुल्म किया है भारत ने हमारे साथ, तारीख गवाह है। और हमें ये एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलना, आने वाली हमारी नस्लों को याद कराना ये तारीख, ये जुल्म, ये जो भारत ने हमारे बच्चों को और हमारे मासूम शहरियों को मारा। और वहां ये कहा कि टेररिस्ट को मार के आए हैं, हम उनको मारना चाह रहे थे, पाकिस्तान ने हमें रोका, इंटरवीन कर रहे हैं। नहीं भूलना कभी भी, बिल्कुल नहीं भूलना। खैर पूरी कौम इसमें, भारत हम नहीं भूलेंगे। बिल्कुल ऐसी पूरी कौम मुत्तहिद थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्वार्टर से मुख्तलिफ लोगों की तरफ से वो बयानात सामने नहीं आए हैं। तहरीक इंसाफ की हम बात करें तो किरदार ज़रा उनका हमने देखा कि जैसे बढ़ चढ़ के तमाम ही जमातों की तरफ से डिफेंड किया जा रहा था, क्योंकि ये थोड़ी सी यानी लंबी वॉर तो नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने स्ट्रेटजाइज किया था। और ये फेज वाइज ज़ाहिर है, इंडिया ने हमला किया, हमने सोचा, वक्त का तयन किया, फिर हमने उस पर हमला किया। तो उस दौरान बहुत से लोगों की तरफ से तनकीद की गई, उसमें से तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग थे कि कैसे हो गया और पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये ड्रोन कैसे आ गए, क्यों नहीं मार गिराए। तो ये बड़े सवालात खड़े किए। हालांकि ये एक जंग की हिकमत अमली का हिस्सा था और आपने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की और बिल्कुल भरपूर तरीके से शिकस्त दी, दुनिया ने एक्नॉलेज किया। तो हम सबको भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए। तो पाकिस्तान जंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कहते हैं स्टेल्थ जी। आपकी जो खामोशी है, कॉन्फिडेंशियल रखना हर इंफॉर्मेशन को, इतना जरूरी। आपको लगता है कि फौज आपको व्हाट्सएप करती कि जी भाई ये टाइम हमने सोचा हम ये करने जा रहे हैं, सीरियसली आप सवाल कैसे कर सकते हैं फौज से कि जी आप कब अटैक करेंगे, आपने क्या किया? आप ये देखें कि मैं कहती हूँ कमाल माशाल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस की प्लानिंग थी कि मिनिमम जो है कैजुअलिटीज हुई हैं, शहादतें हुई, अभी कितना कंट्रोल था, वरना क्या हो सकता था। कौमी सलामती की बात करने का ये इस वक्त था, लेकिन बानी PTI की रिहाई से मुताल्लिक हमेशा सदाएं बुलंद होती रही। ये अपना आपका मामला है, अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी मामलात तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जब एक ऐसी खास सूरत हाल आ गई थी कि आपका दुश्मन आप पर हमलावर था, तो उस वक्त हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब मिलकर। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफज़ई से हमने ज्वाइन किया। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये बहुत तनकीद भी की जा रही है आप लोगों पर, और आप यकीनन हमने मदू भी इसलिए किया है कि आप इसकी वजाहत भी करेंगे कि आपका फोकस थोड़ा सा उस तरफ था कि बानी PTI की रिहाई हो जाए, फिर ये जो अटैक हुआ भारत की तरफ से उस पर फौरन जवाब क्यों नहीं दिया, ये ड्रोन, इस पर थोड़ी सी वजाहत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसकी वजाहत ये कि जब आप जैसे लोग टीवी पे बैठे हों और नफरतें फैला रहे हों तो इस समय क्या जवाब दूं? मेरे ख्याल से जितना PTI ने सपोर्ट दिया पाक फौज को और हमारे जवानों को,
तो मेरे ख्याल से ये तो कौमी यकजहती की मिसाल कायम की। अब आप उसको खामखा तोड़ने में शुरू हो गए हैं। इसमें क्या बुराई है? अगर इमरान खान की रिहाई की बात की जाए, आज जिस राफेल तैयारे को शिकस्त दी है जैसे 10C ने, तो वो किसने खरीदे थे? इमरान खान नहीं खरीदे थे ना। उनको पता था कि राफेल है, इम्बैलेंस हो गया है पावर इंडिया पाकिस्तान का। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब हम यकजहती की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल ऐसे जैसे लोग जो नफरतें फैलाते रहे, जो दहशतगर्द कहते रहे, और वो पाक फौज के साथ खड़े रहे सारे नौजवान। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फौज को प्रेज करते हैं। जो कुछ हुआ वो एक दानिशमंदाना बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो फौज के खिलाफ तो कोई भी बात नहीं कर रहा है लेकिन ना। मैं ये देखिए क्या इसे इमरान तासुर खान क्यों के मिला खिलाफ जो cases ये हैं, तासुर देखे क्यों मिला? मैं इमरान आपको खान बताता हूँ थोड़ी सी बात, तासुर क्यों मिला? तासुब आप जैसे लोग नहीं दे रहे नहीं, हैं मैं ना, तो उसकी जो टीवी पे नहीं बैठते उसकी हैं। उसकी वजह बता रहा हूँ ना, नहीं, उसकी नहीं, वजह। कोई तासुब नहीं अलीमा देता है, खान या साहब तो देखिए, देखे एक ना, सेकंड, एक तासुब। बार सुनिए तो ना सर, थोड़ा सा। अलीमा खान साहिबा ने भी मीडिया से बात की उस दौरान जब भारत ने हमले किए थे और फिर वो ड्रोन आ रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, ये तो फिक्स्ड मैच लग रहा है। वो ये कह रही थी कि तो लग रहा है कि ये तो फिक्स्ड मैच है कोई, और समझ नहीं आ रहा कि ड्रोन कैसे आपके टेरिटरी में आ रहे हैं। तो ये सवालात, हम टाइमिंग उनकी सही नहीं थी, हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही टाइमिंग थी उनकी। वो जो 3 दिन तक लोगों को मार रहे थे, डेफिनेटली लोगों के अंदर गुस्सा था, और ये पाकिस्तानी होने का सबूत है। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, उन्होंने यही कहा था कि शरीफ फैमिली तो खामोश थी। आपने नवाज शरीफ की तरफ से कोई बयान देख रहे थे, पंजाब पूरा अटैक में आया हुआ था, आप मरियम नवाज को सुनते थे। मरियम नवाज तो पता नहीं कहाँ छुप गई थी। तो उनको तो सामने आना चाहिए था, क्योंकि पंजाब के लोग मर रहे थे। हमें तकलीफ थी, हमें तशवीश थी कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद ठीक है, जो जवाब दिया है तो वो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी फिजाइया को बड़े बहादुरी के साथ। अब देखें अब क्या करना है। अब ये नफरतें दोबारा फैलानी है, फिर वही PTI वाले, हम कोई इंडिया से ज्यादा गिरे हुए लोग हैं। इंडिया के साथ सीज फायर हो सकती है, इंडिया के साथ बातचीत हो सकती है, और PTI जो मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ी रही है, फौज के साथ खड़ी रही है, आज भी खड़ी है। अभी नहीं, हम अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं, हुब्बुल वतनी पे कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं आप ये समझे कि कोई डाउट हम किसी की हुब्बुल वतनी पे क्रिएट कर रहे हैं। डायरेक्टली PTI जो है फौज के साथ लड़े, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं कह रहा हूँ कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, इस खुशफहमी में ना रहें। बिल्कुल जंग अभी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल आप यकजहती आज खत्म करेंगे तो ये दोबारा कभी नहीं होगी। नहीं नहीं, हम इस कौमी यकजहती को बिल्कुल हम डिफेंड भी करते हैं, और आप पार्लियामेंट में भी आपके रहनुमाओं की तरफ से बयान दिए गए। ऐसा नहीं है कि हम कोई ये वन साइडेड बात कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसी है। पार्लियामेंट में आपके लोगों के बयान मौजूद है पाक फौज के डिफेंड। जी जी जी, आप बोले, हम साथ बोल पढ़ के सुना देना। नहीं नहीं, पढ़ नहीं रहा मैं पढ़ नहीं रहा, हम दोनों साथ बोल रहे थे। असल में टाइमिंग ऐसी थी। आप बोलिए, आप फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि इसके लिए दबंग लीडरशिप की जरूरत है। ये लोग नहीं कर सकते। जो मौजूदा लीडरशिप है फॉर्म 47 वाले, ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो जाए आलमी फोरम के ऊपर, जितने सबूत है इंडिया के खिलाफ वो जाके दें, उस पर बात अच्छा करें। शौकत साहब, एक और चीज मुझे बताएं। आती है। नहीं नहीं, ये एक और चीज मुझे देखिए, अब ये तो सवाल भी बनता है ना कि आपको डिफेंड करने वाले जो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो आपको ही भरपूर डिफेंड करते हैं, उनकी तरफ से भी कुछ देखिए। हम सब जर्नलिज्म में हैं, समझते हैं अल्फाज का चुनाव क्या होता है। आप अगर ऑल आउट डिफेंड किसी को करने जाते हैं तब टेक्स्ट क्या बनता है, आप बिटवीन द लाइंस कोई बात करना चाह रहे हैं, तनकीद करना चाह रहे हैं, तब तो उन्होंने वो जो किरदार अदा किया है ना, वो भी उस पर भी डाउट्स थोड़े से क्रिएट हो रहे हैं, और वो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपकी जमात को डिफेंड करते हैं। हम ये भी बात कर रहे हैं आपसे, बात करना तो हक है ना। देखिए, अगर इमरान खान के लिए बात करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम करते रहेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान का बात कर रहे हैं तो गालिबन शायद जो कशीदगी के दौरान जो रोल अदा किया है सोशल मीडिया ने, वो शायद आपने नहीं देखा है। अगर आप उसको देखते तो आप ये कभी सवाल ना करते। आपसे पहले भी मैं एक चैनल पे था, और देखें उससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाकायदा प्रेस किया गया है, इसलिए कि देखिए पाकिस्तान का तो कोई भी दुश्मन नहीं है, और ना ही पाकिस्तान की दुश्मनी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो जीना मरना यहाँ पे। जिन लोगों ने फार्म हाउसेस बाहर बनाए उनके लिए मसाइल होंगे, हमारे लिए तो यही पाकिस्तान है। जी शौकत साहब, बताएं आपके क्या जज्बात थे जब उनके हमने तैयारे भारत के गिराए? तो सब देख रहे थे, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा था, पता चल रहा था, बहुत खुशी एक्साइटमेंट थी। आपके क्या उस वक्त जज्बात थे?
नहीं तो मैं कोई बाहर से आया हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं नहीं, वो जज्बात जानना मैं चाह रही है। जज्बात आप इतने करी डॉक्टर डिफेंसिव साहब, क्यों हो रहे हैं? अब डिफेंसिव अब आप तारीफ भी नहीं समझ रहे आप तो क्या डिफेंसिव करें? ना हो, वो जज्बात सबसे ही पूछ रहे हैं हम, जो आ रहा है उससे जज्बात पूछ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हम आपका जानना चाह रहे हैं, आप मेरा पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं मैं सोचता कि रहा, आप मैं हर सोचता हर रहा कि हर काश इंसान मैं- बल्कि बताए कि उस वक्त वो उनकी क्या जज्बात थे, क्या खुशी का आलम था। मैं ये सोचता रहा कि काश मैं भी एक पायलट होता क्या बात। और सही बात इस तरीके से ये जो एक बहादुरी दिखाते रहे, जी फख्र महसूस किया ना। जी एक ऐसा रीजन जिसमें इंडिया जो है अपने आप को थानादार बनाने के चक्कर में था और पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाहता था कि इस खिते में मेरे अलावा कोई नहीं है, बेशक। तो उसका तो खाक, उसका गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया। तो क्यों ना फख्र हो ऐसे लोगों के ऊपर। और ये भी फख्र था कि जिस राफेल को मार पड़ रही है वो JC-10 के जरिए, और वो इमरान खान ने खरीदे थे, तो फख्र तो हो रहा फख्र था। तो है। बेशक बेशक। अच्छा, अब सबके लिए उम्मीद हम बाइस ये फख्र करते हैं कि देखिए पाक भारत तनाव ना बढ़े और ये अमन की सूरत हाल हो। आपके इंटरनल मामलात आपको याद नहीं है हम कितना अपने शो पर डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी, और आपके मौक़िफ़ भरपूर तरीके से आता है। जब भी ये सियासत के मामलात होते हैं, कोई ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, अदालती मामलात, आप सब खुल के बयान करते हैं। तो ज़रा इस पर थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। जुनैद अकबर से मुताल्लिक़ हलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि आपके बानी ने कहा कि भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो छोड़ें और वो तहरीक के ऊपर फोकस करें, एक बड़ी तहरीक हमने चलानी है। लेकिन जुनैद अकबर तो तैयार नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब जब तक मुझे हिदायत नहीं देंगे, वो ये कह रही है कि खान साहब नहीं दिए। नहीं, वो ऐसा नहीं था। जुनैद अकबर एक वर्कर आदमी है, वो मेरी कल बात हुई थी उनके साथ। जैसे ये कुछ चैनल ने मुझे भेजा कि जी आप इसको कंफर्म करते हैं, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मुझे भी मीडिया के जरिए पता चला है, मेरी डायरेक्ट ना हलीमा खान साहिबा से बात हुई ना किसी और से बात हुई। तो वो बात सही कर रहे थे, वो गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनको पुश्तो स्पीकिंग है ना, तो शायद ज्यादा नहीं समझा सके। उनका कहने का मकसद ये था कि मुझे डायरेक्टली कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है जिस तरह पहले आता था। तो वो तो ऐसा तो नहीं कर सकता ना, वो तो वर्कर है। वो अगर पार्टी ने तो खैर मुझे बताएं, तहरीक चल रही है, फिर तहरीक आप चलाने जा रहे हैं मुल्कगीर एक बार फिर? तहरीक देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी कि तहरीक चलानी है नहीं चलानी है या कैसे चलनी है, उसका सारा वो तो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कौमी यकजहती बनी है इसको आगे लेकर चलना चाहिए। और उसका वाहिद ये है कि अगर आप हिंदुस्तान के साथ मामला तय कर सकते हैं तो आप इमरान खान के साथ क्यों नहीं करें? तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर होती है शिरकत करेंगे आप? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अगर आपको मदऊ किया जाता है शिरकत करेंगे आप? बिल्कुल, इमरान खान को बुलाए, उनको बिठाए, और जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ या जो कुछ हो रहा है उसमें इमरान खान, देखिए उसको आप आउट नहीं कर सकते। अगर 60-70% लोग इमरान खान के साथ हैं तो कैसे आप उनको इग्नोर कर सकते हैं? अच्छा, यानी उनके बगैर ये हिदायत नहीं है। और ये वाकई उन्होंने कहा भी हलीमा खान साहब ने कि उनके बगैर कोई मामला इस तरह नहीं होगा कि आप किसी कमेटी में बैठ जाए, किसी मीटिंग में बैठ जाए, या ऐसा नहीं। जी जी, मौसम बहुत गर्म हो गया है, मौसम की थोड़ी देर में बात करेंगे सर। देखिए, या तो जी देखिए, सबको पता है कि इस वक्त इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, उनको किस चीज की सजा हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा डिबेट है कि इस पे हम कर सकते हैं बहुत। ये तो हम करते रहेंगे ना, अब हम ये करते रहेंगे अपने मुल्क में बैठ के, हम अपने मामला सियासी मामला डिस्कस करते रहेंगे। सही बात। अब तो सबको पता चल गया ना कि पीटीआई वाले दहशतगर्द नहीं है, पीटीआई वाले मोहब्बे वतन हैं, अपनी फौज के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। अब ये कि इससे आगे देखा जाए कि इनको फिर दोबारा जो है ना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, आपने वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ पेश किया। जब ऐसी बातें हो ना, मुझे बताना जरा, मैं पे अश्वगंधा विटामिन कुछ खा लूं। बड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत बड़े लेवल की बातें हैं जो मेरी तो बिल्कुल ही लेवल से बाहर हैं। तो मौसम पे आ जाते हैं। हाँ, मौसम पे आ जाए, क्योंकि मौसम में भी बड़ा गर्मी, टेंशन हो गई है। हाँ जी, तो बताते हैं मौसम का एकदम स्विच करो ना, बताओ ना। अच्छा खैर, मौसम का हाल ये है कि कराची वालों के लिए जी नहीं अभी देखो ना, बहुत बोल दिया तुमने भी, रेस्ट करो, पानी पियो, तो आपने इशारा कर दिया था मुझे, मैंने कहा अच्छा नहीं रेस्ट करो, अभी मैं संभाल लेती हूं। ओके ठीक है, वो ये वाली बात मुझे समझ आती है। तो वेदर की बात करें तो हवाएं चल रही हैं नाजरीन और हाजरीन, और बादल भी हैं, लेकिन बादलों का मूड क्या है ये समझ नहीं आ रहा। चाह क्या रहे हैं? क्या ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे कराची पे, या आपने अपना काम भी करना है? बादलों मतलब किस काम के लिए आए यार? ये उसी जबरदस्त है, न्यूज में इस तरह की न्यूज चलनी चाहिए कि मौसम का हाल बता रहा है तो ऐसे। बादल का ना क्लियर नहीं है, क्या चाह रहे हैं, मौसम कंफ्यूज कर रहा है।
व्हाट इज गोइंग ऑन? तो ये हम पूछेंगे वेदर एक्सपर्ट जो है हमारे। यार ये बेहतरीन आपने जो है ना जिस तरीके से ओसी व्यू होता है हमारे ना। हाँ, ठीक अच्छा है? अच्छा नहीं है तो हाँ तो वो ओसी लिखने वाले होते हैं, तो आपने बेहतरीन लिखा है ओसी। बिल्कुल। और कि बादल कहाँ हो, वो क्यों नहीं आए, मैं कंफ्यूज क्यों नहीं बरसे? मैं बड़ी कंफ्यूज। 2-3 दिन से मौसम देख रही हूँ, समझ नहीं आ रही। कराची वाला तो है ना जैसे छेड़छाड़ी कर रहा है हमारे साथ में, बादल और मौसम क्या है। अच्छा मैं आग लग जाती है जब मैं फोन खोल के देखती हूँ, ऊपर लिखा होता है रेन, हाँ, और फिर मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ कोई रेन नहीं। ये फोन भी यहाँ भी जहाँ रिपोर्टें फोन पे आ रही है, मुझे लग रहा है ये भी झूठी हैं। मुझे लग रहा है कराची में तो नादिया ऐसा हो गया कि शायद बारिश के लिए किसी ने कुछ मतलब कुछ ना कुछ करा दिया हमारे ऊपर। मैंने तो ना वो कल क्या किया, उस बच्चों को कहा था बारिश होगी, वो कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे ना पूल फुला के देना पड़ा बच्चों को कि यार इसमें स्विमिंग कर लो थोड़ी देर। पानी था इतना कि पूल में पानी डाल ना, ये ना पूछो, मैं बड़ी बेइज्जती हूँ। इतना सा था कि पैर बस आए। मच्छम पूल भी छोटे के 5 साल का बच्चा, उसका काम हो गया। हमने कौन से वहाँ डुबकियां लगानी थी, लेकिन छोटे बच्चे का काम हो गया। इतना से पानी, मैंने कहा एंजॉय बस। उसके बाद फिर वही पानी ना, फिर हमने सफाइयाँ की उससे, फिर उसी को पौधों में डाला, फिर थोड़ा बचा भी लिया। 2 जो थी उसको बाल्टी, अब एक आधी इतनी सी बाल्टी में पानी अभी रह गया, फिर पूल में डालेंगे। मैंने कहा जाया नहीं कर दूंगी पानी को, एक एक बूंद जो है ना वो सही काम के लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल बादल नहीं बरस रहे, वैसे बादल ना बरसे बादल व्हाट्स गोइंग ऑन, ये बादल व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा आज अंजुम साहब आ गए, वरना बड़ी देर हो जाती है। फिर लेट हो जाते हैं। अंजुम साहब आप सही टाइम पे पहुंचे, क्योंकि मेरा ना अब जो है वो क्या कहते हैं, उस तरफ जाने लगा था वो क्या होता है, रुझान, मूड और खबर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आपने वक्त दिया और सही आपने ज्वाइन कर लिया, वरना हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। हम केपीके की तरफ जा रहे थे और पता नहीं इधर हाँ ना भाई, अभी वरना देर होगी। अच्छा कैसे आप, ठीक ठाक है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। मौसम कैसा है? मौसम कराची की बात करें तो मैं तो यही कहूँगा कि सुहाना मौसम है। बादल मौजूद हैं, टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा नहीं जा रहे, लेकिन समंदरी हवाओं की वजह से ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब हवा नहीं चलती तो थोड़ी सी आपको गर्मी फील होती है। अदरवाइज आने वाले दिनों में तकरीबन मौसम ऐसा ही रहेगा। टेम्परेचर रेंज जो है वो 34 से 37 तक ही रहने की तवक्को है, और इस दौरान समुद्री हवाएं कराची में बहाल रहेंगी। कभी कभी बादल, कभी कभी खाली आसमान, ताहम फिर वही बात के बारिश का कोई इम्कान नहीं करा। वो देख बस वही बादलों की ना छेड़छाड़ी, आपको ना ऐसे तंज करके करके निकल जाएंगे बादल। बरसने वाले नहीं है ये, गरजेंगे भी नहीं, ऐसे ना ये गरजने वाले हैं ना ये बरसने वाले हैं, ये सिर्फ थोड़ी सी खुशी देने वाले हैं। सर मैं आपसे एक बहुत टेक्निकल सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या बादल पंजाब से आते आते यहाँ उनका पानी खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं बादल, ये बरसते क्यों नहीं है कराची पहुँच के? यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि कराची में जो बारिश होती है उसमें पंजाब से बादल नहीं आते। बादल जो हैं वो समंदर से ही बनते हैं, समंदर के ही पानी से बनते हैं। बस ये है कि जब मगरिबी हवाओं का सिलसिला आता है तो जब अगर उसकी कोई डीप ट्रफ होती है तो कराची को कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो वो ये समुद्र के रास्ते से भी कुछ चोरी कर रहा है, हमारे बादलों का पानी जो है कुछ चोरी कर रहा है समुद्र के रास्ते से। ये अजीब बात है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज सर। बिल्कुल ऐसे ही है ना। जब बादल आए, बादल का काम क्या, हमने बचपन से यही देखे ना, बादल की हर एक काम बंदे की ड्यूटी है। बादल का काम है बरसना, बारिश लेके आना। हमारे बादल हैं वो जोक कर रहे हैं। देखें अगर आप थोड़ा सा इंडिया की तरफ जाएं तो जो मुंबई का एरिया है उसके वेस्टर्न घाट कहलाते हैं, वहां पर जो है ना कुछ माउंटेनिंग रेंज है। अगर लाइक वाइज ये ही माउंटेनिंग रेंज कराची में गुलशन हदीद के आसपास होती है तो कराची में रोज बारिश होती है। सर ये आपने बड़ी आपने अजीब मिसाल दे दी ना। आप इंडिया जाके देखें, मैं गई तो मिसाइल के बगैर तो नहीं जाऊंगी। कैसे जाएगी? मैं गई तो मिसाइल लेके जाऊंगी। अच्छा सुने, आपने बड़ी अंजुम साहब पूरे मुल्क का भी जरा बता दें। सर ये ना भूलें कि अभी हमारे जज्बात क्या देखें जी, मिसाल देते हुए भी ख्याल करें, एहतियात करें। जी पूरे मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो इस मई के महीने में कुछ अनयूजुअल बारिश हुई, और अगर हम मई की बात करते हैं तो मई में पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो है रेनफॉल अबव जा रही है। और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में तो बहुत अच्छी बारिश हो गई एज इन कंपैरिजन ऑफ मई। तो ये थोड़ी सी अनयूजुअल रेनफॉल हुई, जिनकी वजह से हमारे जो टेम्परेचर्स हैं वो भी नॉर्मल और नॉर्मल से कम रहे। अगर मैं सिंध की बात करता हूं तो सिंध का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है पूरे सिंध का वो तकरीबन -1.03 डिग्री यानी कि 1.03 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से कम रहा है। तो हम आने वाले दिनों में जो ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को बतदरीज मुतासिर कर रहा था, अब ये तकरीबन अगले 1 से 2 रोज तक मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों में कहीं इक्का दुक्का रेनफॉल देगा। उसके बाद ये सिस्टम खत्म हो रहा है
तो उम्मीद इस बात की है कि आने वाले 4 से 5 रोज के दौरान जो है वो मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों के जो दर्जे हरारत हैं वो बढ़ेंगे, और इस बात की भी तवक्को है कि सिंध के कुछ इलाकों में टेम्परेचर दोबारा 49 और उसके आसपास पहुंच जाएगा। ताहम 18 या 19 तारीख से एक और शॉर्ट टर्म की जो है वो वेस्टर्ली या बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसके बाद टेम्परेचर में एक दफा फिर सब्सिडेंस होगी। सही है, क्या बात है। पहले आपने हमारे ना सांस बंद कर दिया, शदीद डिप्रेशन का अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद को थोड़ी सी जो है ना जरा सी उम्मीद भी दे दी, थोड़ा लेकिन सा ये कि फिर मैं ना ही रिलीफ समझा, दिया है हमें ना ही अंजुम भाई समझा। ने। उसके बाद थोड़ी सी खुशखबरी को सुनाई। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, बड़ी डिटेल में आपने बताया। हाँ, अच्छा एक बात तो हंसते रहते हैं वैसे ये भी। इतने समझदार हूं, मुझे बताओ ये जो बारिश का पानी होता है ये स्टोर कर सकते हैं, ये किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है? कहाँ से आ रही है आप? मैं कहीं से भी आ सकती हूँ, तो मेरी मर्जी है ना कि मेरा ये रूट क्या स्टोर है। हो सकता है? रूट तो मेरा कोई भी बन सकता है, लेकिन तुम बताओ बताओ। सोचते हैं इस बारे में। एक तो आपने पहली जो बात की, मुझे डाउट हो रहा है आपके ऊपर, जो आपने कहा कि तुम बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो, मुझे अब आपके ऊपर डाउट हो रहा है। नहीं, यू आर इंटेलिजेंट। मैं ये तो मैंने देखा है मानसी, जिस तरह मैं मतलब जब मैं चुप हो जाती हूँ ना तो ज़ुहैब को पता है कि ये नहीं बोलेगी, और जब मैं शुरू हो जाती हूँ तो उसको पता है कि ये चुप नहीं होगी अब। ये समझदारी नहीं तो क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये समझ गया तुम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा चल रहा है शो? आप एंजॉय कर रहे हैं, देखते रहें, और आसपास भी जो है ना अभी आप ज़रूर लोगों को बताएं। अच्छी बात होती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये शो है एक ज़बरदस्त राइज एंड शाइन 365 न्यूज़ पे ही एक्सक्लूसिव चलता है 9 से 11। नादिया खान और ज़ुहैब से नाम तो सुना होगा, अब तो ख्याल सुन ही लिया होगा। YouTube पे भी है, रिपीट भी होता है 4 बजे। जी, वो शो कर रहे हैं। अगर आप हमें चैनल पे देखेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, उस वक्त आपको करंट खबरें पता चलेंगी, वरना यूट्यूब पे तो आप कैचअप कर ही सकते हैं। लेकिन एक आदत बना लें ताकि ये कि जल्दी जल्दी राइज करेंगे तो सारा दिन शाइन करेंगे, ईमान से ऐसी ग्लो आएगी ना आपके चेहरे पे। ये एक नया ये टैक्टिक्स होती हैं, क्योंकि हर चीज़ पे आजकल हम कहते हैं यार मुझे पता स्किन पे ग्लो कैसे आएगी। आपको स्किन पे ग्लो चाहिए ना, आप ग्लास स्किन, आप हमारा शो देखें, ईमान से ग्लास स्किन आ जाएगी। कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, पैथेटिक प्रमोशन की है मैंने। कोई बात लेकिन कुछ लोगों को ये बड़ा फील भी होगा, समझ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे आपकी बात समझ जाते हैं लोग। अच्छा, देखिए ये जो पाक भारत मामला हुआ, इसमें चाइना की सपोर्ट और ये सारी पाक चाइना दोस्ती, देरीना दोस्ती, और हमेशा ये स्ट्रेंथन होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। सी पैक और ये सारे मामला, तो हम लोग बिल्कुल यकजान हैं पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। अब हुआ ये कि हमारे एक्टर हैं नईम हक साहब, वो चाइना गए हुए थे। इस दौरान ये वॉर का सारा मामला हो गया और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। वो किसी बिजनेस ट्रिप पर भी गए थे और वहाँ पर उन्हें फिर मौका मिल गया लोगों से बातचीत करने का भी, और जंग के दौरान चाइना के लोगों के तासुरात क्या हैं, चाइनीज गवर्नमेंट क्या सोच रही है, ओवरऑल फील क्या है, ये उन्हें पता चला। तो हमें ज्वाइन किया। इंटरेस्टिंग है ना। तो नईम हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने हमें। अभी भी आप चाइना में हैं, और जरा बताइए वहाँ का हवाला में। Sorry, come again? नहीं, आपको आवाज आ रही है? जी, now I can hear you. जी, मुझे बताएं कि आप अभी भी चाइना में ही हैं, और क्या आपने वहां फील लिया, क्या ऑब्जर्व किया, खासतौर पे ये जो पाक भारत कशीदगी चल रही थी इस दौरान? जी बिल्कुल, मैं इस चाइना के शहर ग्वांजू में हूँ, जिसे बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं गुआंजो, और यहाँ पर बेसिकली कैंटन फेयर होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फेयर होता है, और इस दफा जो है वो 137th टाइम हुआ है यहाँ पर। और इस फेयर पे इंडिया से भी बहुत लोग आते हैं और पाकिस्तान से भी बहुत लोग आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से बहुत लोग आते हैं। तो ये जो स्पेस जो ब्लॉक कर दी गई थी, उसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों के जो बिजनेस आवर्स की टाइमिंग्स थी जिसपे उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी थी, उसकी प्राइसेस बहुत हाई हो गई। जो लोग यहाँ पे फंस गए, उनको वीजे का भी इशू था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस डेस्टिनेशन से दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करना था, तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप चाइना में हो और बीइंग मुस्लिम हैं या पाकिस्तानी हैं, तो उनकी जाते हैं तो लोग आपको पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। ये लोग उसको पाकिस्तान प्रोनाउंस करते हैं।
और दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट, क्योंकि हाई लेवल की बात के अलावा जो कि रूट्स पे लोग हैं, जो कि लेबर है, जो रेस्टोरेंट्स पे काम करती है, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो भी रेडियो पे सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही होती है कि पाकिस्तान में और इंडिया का जो फ्लैश हुआ है उसमें क्या सिचुएशन है। मतलब जब हम टैक्सी में सफर कर रहे होते और उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान से, तो वो हमें लेटेस्ट न्यूज दे रहे होते हैं कि आज पाकिस्तान ने उनके 5 जो है वो जेट्स जो हैं राफेल को उनको डैमेज किया है और पाकिस्तान ने 275 किलोमीटर पे टारगेट सेट किए हुए। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान और चाइना की जो आवाम है ना, उसको बहुत प्यार है। मतलब वो सबसे पहले ये कहते हैं पाकिस्तान चाइना फ्रेंड। बिल्कुल माशाल्लाह। और ये लाइव हमें चाइना से ही बता रहे हैं। अच्छा नहीं बताएं, जब आप वहाँ भी स्टक थे इन दिनों में, कि जब हमारे तो इमोशंस ऐसे हैं ना कि बस फौज ऑर्डर करे और हम कर गुजरे, हम बड़े उससे एक इमोशनल तूफान से गुजरे हैं। आपके क्या इमोशंस फीलिंग्स थी जब आप वहाँ स्टक थे इन दिनों में? नादिया देखिए, बीइंग पाकिस्तानी, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हुए होते हैं ना, आपकी रूट्स वहीं पे होती है। आप कहीं भी दुनिया में जाकर, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी जाकर रहे, बट उसको अपने घर की फिक्र होती है। जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में अटैक हुआ तो मैं फौरन लोगों को कॉल कर रहा था, अपनी फैमिली फ्रेंड में सबको। और अगर आप खुद पाकिस्तान में होते हैं तो आपको तसल्ली होती है, क्योंकि आप करंट सिचुएशन देख रहे होते हैं। बट अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको बहुत ज्यादा फिक्र होती है। आप बहुत सारी ऐसे ज़हनी टेंशन्स में ऐसे गुजरना पड़ता है आपको कि जिसका अभी इतना नुकसान हुआ नहीं होता, पर आप बहुत ज्यादा आगे का सोच रहे होते हैं कि इनके पाकिस्तान में अगर ये अटैक हुआ है तो क्या होगा, लोग वहां से कहीं ट्रैवल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो घर वालों की बहुत फिक्र होती है। और पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, पाकिस्तानी फौज हमारे साथ है। लोग कहते हैं कि जी आपकी फौज बहुत अच्छी है। मैं तो यहाँ लोगों को कहता हूँ कि यार हम ही है फौज। मतलब कल को पाकिस्तान के लिए कुछ करना होगा तो हम ही फौज बन के हम ही फौज है, हम ही फौज। आपने वो वीडियो जब उनके तैयारे गिराए थे, एक वीडियो वो जहां हम उनको मिसाइल उनके एयरबेस वगैरह पे हमने जो मिसाइल मारे हैं, जो अटैक हमने शुरू किया, जी हमारे अटैक की जो वीडियोस हमारे तक पहुंची, जो हम देख रहे थे, वो आपने कितनी दफा देखी है सच बताएं? और वो शुजा का गाना मैं उड़ा, बहुत जबरदस्त, क्या कितनी दफा देखी है वो क्लिप? देखिए, ये जो मोबाइल है ना आपका, ये हमारी प्रैक्टिस जो भी हम व्यू कर रहे होते हैं उसे ट्रैक कर रहा होता है। तो जिस चीज में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड आपको न्यूज और क्लिप्स बार बार दिखाता है। तो मेरा ख्याल है कि मतलब 4-5 दिनों में मैं मोर देन 100 टाइम्स ये मोबाइल मुझे मैं कुछ भी स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे दिखाता है। इसके अलावा यहाँ चाइना में भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी से बात कर रहे होते तो वो कहीं ना कहीं से क्लिप आपको उससे रिलेटेड दिखाता है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है। और एक इंटरेस्टिंग बात आप समझे कि है भी और नहीं भी, कि यहाँ पर सोशल मीडिया नहीं है। मतलब चाइना में ना हमारा इंस्टाग्राम चलता है, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना गूगल है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स इनके हैं। और इनका एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं वीचैट, वो इनका हर चीज है। वो सोशल मीडिया भी है, आपको बैंक से पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको जो कुछ करना है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो वो सॉफ्टवेयर जिससे हम यहाँ पर सारे काम करते हैं, जो इंडिया के लिए बंद कर दिया। अच्छा, वो सिर्फ पाकिस्तानी यूज कर सकते हैं। क्या बात है, ये दोबारा बताएं। नहीं, ये थोड़ा ऊंचा करके दोबारा बताएं, बड़ी जबरदस्त बात है। जी, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चाइना में कोई भी सोशल नेटवर्क नहीं काम करता जो कि पूरी दुनिया में काम करता है। जैसे इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, इवन के गूगल भी नहीं है। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर इनके अपने हैं। उसके अलावा कोई भी बंदा यहाँ पर आता है चाइना में तो एक इनका सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं वीचैट, और वही इनका बैंक है। आपको कोई भी बिजनेस का काम करना है, अपना वीचैट के थ्रू ही इनको ऑर्डर कर सकते हैं, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आपके पास कैश नहीं है, आप वी ट्रांसफर के थ्रू ही उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। वो पाकिस्तानियों के लिए है, एक्टिव है, बट इंडियंस के लिए नॉन एक्टिव कर दिया गया। अच्छा, और इस सूरत हाल के बाद जी जी इससे क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं इंडियंस को? नहीं, इससे आपको लगता है क्या मैसेज दिया उन्होंने इंडियंस को? देखिए, ये इंडियन के लिए बड़ा क्लियर
क्लियर मैसेज है, से नो टू चाइना। देखिए ये तो वाकई बल्कि ऐसी चाइना ने सूरत-ए-हाल बता दिया कि हम हम Indians- कहाँ खड़े हैं, अरे हम कहाँ पर मौजूद हैं। एंड वी डोंट वांट इंडिया Exactly. और बिजनेस, वी डोंट वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। ये तो नहीं, अच्छा, ये तो नहीं, कहीं हमने सिर्फ सोशल ये मीडिया पे- पे न्यूज सिर्फ सुनी ही नहीं। इंडिया। ये तो किसी चैनल में नहीं चल ये तो रहा। न्यूज है बाकायदा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हमने चलाना चाहिए था कि जब पाकिस्तान लड़ रहा था तो चीन भी साथ साथ ही था। हर महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया चीन ने। क्या बात और है। किसी को ट्रेड पे, बिजनेस पे बॉयकॉट करना, अपना नुकसान करवाना, क्या बात है भाई। ये तो आप चाइना से दोस्ती सीखें। और एग्जीबिशन में जबरदस्त क्या रहा पाकिस्तान, मुझे चाइना बताएं की नहीं जल्दी से। जिंदाबाद एग्जीबिशन दोस्ती। में क्या रहा? दुनिया भर से लोग आए, उनसे आपकी बात हुई होगी, और क्योंकि करंट इशू चल रहा होता है तो उसमें तबादला ख्याल तो होता है। तो क्या क्या बात हुई आपकी उनसे? देखिए बिजनेस, देखिए इस वक्त कैंटन पे इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, उनकी बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, तो इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा है। वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सिंपली, जब वो हमारे साथ कहीं नाश्ते पे बैठते थे या दोपहर के खाने पे, तो वो ये कहते थे कि हमें इस वॉर और इस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, जो कि हमें आइंदा 6-8 महीनों तक बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोदी के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम के इख्तलाफात बढ़े। मैं पिछले 4 दिन से बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हमारे इंडियन हैं, उनके साथ हम घूमने जाते हैं, शाम में चाय पे कॉफी के लिए जाते हैं, मगर वो भी यही हमसे डिस्कस करते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से पाकिस्तान के हालात खराब हो और हमारी बिजनेस कम्युनिटी डैमेज हो। वो मोदी को इतना पसंद नहीं कर रहे, आम आवाम उनकी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा थैंक यू। अच्छा नहीं, कुछ थोड़ा सा अपने भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि साइड का तो आपका बिजनेस भी है, ये समझ आ गई आज बात। माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ, क्योंकि आप एक्टर हैं, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, कुछ ड्रामा का भी सीन है, शूटिंग चल रही है या ड्रामा ऑन एयर आने वाला है? नादिया, अभी मेरा ड्रामा जो है वो जियो पे मेस्टर ऑन एयर है, जिसमें इमरान अब्बास हैं, नीलम मुनीर हैं, सिद्रा नियाज़ी हैं। तो ये अभी ऑन एयर प्रोजेक्ट चल रहा है। माशाल्लाह, गुड, ऑल द बेस्ट। खैर अब ये फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गए अब तो आप फिर वापसी के लिए फ्लाइट हो गई बुक? अरे ऐसे पूछते हैं। नहीं, फ्लाइट बुक हो गई, सीट पक्की है, ये बताओ। सीट पक्की हैं? कोई देखिए 16 को हमें ट्रैवल करना था, मगर क्योंकि एयर स्पेस की वजह से अभी जो लोग वापस आना चाह रहे हैं वो इतनी आसानी से उनको सीट्स में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक ठीक है, लोड बढ़ गया है। तो अब कब आ रहे हैं आप? वापसी होगी वो 20th को। ठीक है, कोई मैं एयरपोर्ट के पास हूँ, कोई पिक ड्रॉप का मसला हो मुझे बस बता देना, मसला ही कोई नहीं है। नहीं, थैंक यू सो मच बाबा, चाइना से भी कुछ अरेंज करा देंगे, मसला कोई नहीं, तुम खैरियत से पहुंच जाओ, ठीक है ना? मुझे एक फोन, आई एम जस्ट अ कॉल अवे बड़ी, एयरपोर्ट अरेंज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, कितनी प्यारी बात की ना इसने। हाँ देखिए चाइना से कितनी हमें, ये तो खबर भी बाकायदा है। तो अब आपके पास क्या खबर है, जल्दी बताएं, फिर वो खत्म होगा। आप कहेंगे मुझे वक्त नहीं दिया और मैंने बोले खबर। हाँ बिल्कुल ऐसे है ना, कुछ बोलना है ना आपने, कुछ कहना है यार मूड ही इधर से उधर चला गया, लेकिन ये टाइम निकलता जा रहा है, बस सोचे नहीं ज्यादा। चले हम बात करते हैं। बिल्कुल हमने बात करनी थी सनम तेरी कसम फिल्म, एक जो कुछ साल पहले रिलीज हुई इंडिया में, ठीक है, और उसमें मावरा और एक लड़का अजीबोगरीब नाम वाला, दिखने में भी अजीबोगरीब बहरहाल था। फिल्म उस वक्त इतना अच्छा उसने बिजनेस नहीं किया। अच्छा मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे मावरा का काम उसमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ वो फिल्म चली नहीं। अच्छा अब इसके पीछे एक थेरी है, तो मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद वो फिल्म दोबारा कुछ सालों के बाद, अभी रिसेंटली दोबारा रिलीज हुई, काफ़ी सालों के एक गैप के बाद सुपर हिट हो गई, ज़बरदस्त उसने बिजनेस किया, उन्होंने बड़ा कमाया। अब क्या हुआ कि जब ऐसा कभी होता है ना तो फिर लोगों के हो जाते हैं दिमाग ख़राब। ये जो सारी टेंशन आई है इसमें, जो मिस्टर क्या नाम है इसका, कौन सा फजूल एक्टर है ये, सॉरी, क्योंकि मैंने कभी आपका काम इसके अलावा देखा नहीं और ना कभी सुना है आपके बारे में, तो इसलिए नाम ही नहीं याद ना हो रहा है, नाम याद। अच्छा इन्होंने लिखा कि जी वाइल आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस, हाउ एवर एज थिंग्स स्टैंड एंड आफ्टर रीडिंग द डायरेक्ट कमेंट्स मेड अबाउट माई कंट्री, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, भारत की, मैंने इन्होंने डिसीजन लिए। ओह इतने बड़े हो गए तुम कि डिसीजन ले रहे हो। रिस्पेक्टफुली जो है मैं डिक्लाइन करना चाहता हूँ कि मैं पार्ट ऑफ सनम तेरी कसम पार्ट 2 नहीं बनूंगा।
हाँ जी। और ये कि और हाँ, अगर और ख़ास तौर पे अगर मावरा उसमें होगी, ये कहना चाह रहे हैं, वरना वो नई फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। बेटा तुम इतने अरसे से कुछ कर ही नहीं रहे, थोड़ी सी आ रहा था काम, उसको भी ना कर दिया, चलो अब ये आपका मसला है। अब उसके बाद मावरा ने बड़ा प्यारा स्टेटस रिस्पॉन्ड किया उसने, बड़ा अच्छा मावरा कहती हैं कि आई रिस्पेक्ट ऑल आर्टिस्ट एंड ह्यूमंस ऑफ दिस कंट्री एंड दैट कंट्री ऑल्सो, लेकिन दिस काइंड ऑफ डेरिगेटरी रिमार्क्स अबाउट माई कंट्री बाय एनीवन इज अनपार्डनेबल। मतलब कि बर्दाश्त ही नहीं होने, ये एक्सेप्ट ही नहीं होने। और आई एम ओके विद लूजिंग आउट ऑन फॉलोअर्स। यहाँ ये मावरा कह रही है, आई एम ओके विद लूजिंग आउट ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम बट वोंट अलाउ एनीवन टू वॉक ओवर द प्राइड एंड अपब्रिंगिंग। स्टैंडिंग बाय योर कंट्री इज गुड बट डिसरिस्पेक्टफुल, ये अब उसको कह रही है जो भी उसका नाम है, वी डोंट नो हिम। Standing by your country is good but disrespectful, hateful remarks about other country is also not good. तो ये अच्छा, अब मैं आगे इस पे जवाब तो इसने दिया 1 to 1। अब आते हैं इसकी इस थ्योरी की तरफ कि ये फिल्म जो पहली दफ़ा फ्लॉप हुई उसके बाद दोबारा हिट कैसे हो गई। ठीक है जी, तो बात ये है कि मिस्टर हुएवर यू आर हर्ष, फिल्म जो कुछ अरसे के बाद हिट हुई इसलिए हुई क्योंकि इन सालों में हमारा ड्रामा वहाँ बहुत हो गया फेमस। बच्चे को पता चल गया कि वो इस मावरा कौन, उनको पता चल गया। फिर उन्होंने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देखने के लिए दोबारा वो फिल्म देखी। जब वो रिलीज हुई तो वो भागे, सनम तेरी कसम, वही फिल्म जो कुछ साल पहले फ्लॉप हो गई थी, उसको दोबारा देखने गए क्योंकि अब वो गए सिर्फ और सिर्फ मावरा के लिए, और फिल्म हो गई हिट। तो मुझे ये पता बेटा, जो भी तुम्हारा नाम है, कोई नहीं तुम्हें यहाँ जानता, ये तुम्हारी वजह से फिल्म हिट हुई थी, और तुम बना लो 2 क्या 100 पार्ट्स बना लो, फिल्म तुम्हारी नहीं चलेगी, बिकॉज नोबडी विल कम टू द थिएटर टू वॉच यू। वो आते मावरा की वजह से आते, शी इज अ बिगर स्टार एंड बेटर एक्टर। तो बना लो जितनी तुमने सनम मेरी व्हाटएवर बनाना है, चलेगी नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फैक्ट्स हैं और ये उनको पता भी होगा, हमसे पता होगा कि ये फिल्म चली क्यों थी। तो मेरे ख्याल अपनी फिल्म शायद बने भी ना, अगर बनी तो कोई देखेगा नहीं सिवाय ये पागलिया जो भी आदमी है ये। तो ये हुआ जरा मावरा और हर्षवर्धन भी आज बिल्कुल ये स्टार्स हमारे अपने, हम इनको ओन करते हैं। और शाबाश मावरा, जिस तरह तुमने इसको जवाब दिया ना कि यू डोंट केयर अबाउट योर फॉलोइंग, वेरी गुड। उर्वा ने भी बहुत अच्छा पहले इसने वीडियो बनाई थी, ऐसे जवाब देना चाहिए डट के, बिल्कुल डरना नहीं है। रोजी देने वाला, शोहरत देने वाला, इज्जत जिल्लत। और आप देखें ना ये जो एक्टर है, इन्हें वैसे देखा जाए अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, आप करते रहे, लेकिन आप ये जो अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि अगर वो होगी तो मैं नहीं हूंगा, और ये नेगेटिविटी कहाँ से आती है? मुझे ये बताएं कि ये क्या तरबियत है वहाँ ऐसी, उसको लग रहा है या फिर वहाँ ये इसी तरह का रिवाज है, या ये करने से वो पॉपुलर होते हैं? ये अपने मुल्क को सपोर्ट करो। इसमें आपको लगता है कि आप लोगों की अप्रिसिएशन ले रहे हैं, ठीक है जी, आप हुकूमत से भी थोड़े से अपने ताल्लुकात बना रहे, होता कुछ भी नहीं, क्योंकि लोग जो पसंद करते हैं ना, उनको चाहिए अच्छी एक्टिंग, जो तुम बेटा 100 साल में भी नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? कालिया बताओ जी, वो फिल्म नहीं थी, तेरा क्या बनेगा? वो देखिए, अच्छा वो वाली फिल्म उसका रीमेक बन रहा है या आपकी फिल्म है? आप बताएं, आपने उससे भी नहीं कुछ आपने सीखा, तो क्या बनेगा आपका? आई थिंक आपको बहुत ये बैन जो आपने ड्रामे किए ना, इससे आपको ही नुकसान होना है बहुत ज़्यादा। ये जो फिल्में आती तो शायद कुछ डिसेंट एक्टिंग लोगों को देखने की मिल जाती है, जो आपने हमारे स्टार्स की फिल्में बाइकआउट की हैं, आपके लोग फिर भी उसी वो एंटी पाकिस्तान फिल्मों में इसमें ही गुमे रहेंगे, खोए रहेंगे, सर पीटते रहेंगे। और ये वो फिल्में हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती अपनी ऑडियंस को ये एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं, अजीब टेररिस्ट की कहानियां बता रहे हैं, ये अब लोगों ने थिएटर जाना ही छोड़ दिया। और इससे आपका नुकसान इस तरह है, आपके माशरे का नुकसान। एक्चुअली RIP टू बॉलीवुड मर गई है। जो हम भी आपकी फिल्में देखते थे, अब हमारा भी इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो प्लीज ऑपरेशन क्लीन अप ऑन 365 न्यूज राइज एंड शाइन में बाइकआउट करें इंडिया की हर प्रोडक्ट को। जी हाँ, उनकी फिल्में, उनके गाने, उनके गारमेंट्स, उनकी ज्वेलरी, उनकी साड़ियाँ, लहंगे, वी डोंट नीड देम। जी हाँ, आप हमारे, बल्कि अब आप देखिएगा, तरसिएगा, सोचिएगा, हमारे ड्रामे सारी जिंदगी आपको हॉन्ट करेंगे। ये एंटरटेनमेंट तो बच्चों तुम लोगों को मिलने वाली नहीं है, जो मर्जी कर लो। और ना वो कभी रिस्पेक्ट, जो लोगों ने जिस तरह लिखा है ना, वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। तो येस प्लीज़ बाइकआउट। सारे इंडियन ऐप्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं ऑनलाइन, आपको ये जो OTT पे उनकी सीरीज़ चल रही हैं, वो सारी बॉयकॉट करें। इतना सा भी नंबर जो है ना वो मैटर करता है। मैं इंटरनेशनली पाकिस्तानी सबसे कह रही हूँ कि वो भी ज़रूर इसका पार्ट बने। ऑपरेशन क्लीन अप, से नो टू, और ये जो बाइकॉट इंडियन, मेड इन इंडिया। आप जो नो कह रहे हैं, एवरीथिंग मेड इन इंडिया, आप जो ताल्लुकात और इसको नो कह रहे हैं, तो आप अपने अंदर जो इस्लाह करने की जो एक विंडो है ना, उसको बंद कर रहे हैं आप। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे शेल में जाता है
कि फिर उसके अंदर कोई यानी वो अकोमोडेटिव नहीं होता, वो एक अलग ही शेल में रह रहा होता है, वो समझ रहा होता है जो मैं सोच रहा हूँ ठीक हो। जब आप अकोमोडेटिव होते हैं और इंक्लूसिव होते हैं तो अपनी बेहतरी के भी रास्ते आपके निकलते हैं। तो ये आप अपनी बेहतरी के रास्ते बंद कर रहे हैं, हेट्रेड फैलाकर आप अपने आप को रिफॉर्म करने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि और बदतरीन सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपकी सोसाइटी को करना पड़ सकता है। जब लोग मिलकर काम दूसरे के साथ तो एक दूसरे की अच्छी बातों से सीखते हैं, अपने आप को भी रिफॉर्म करने की बिल्कुल। और आपने तो देखा अभी सलाहियत रिसेंटली पैदा होती है। कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे अपने लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी, कहा कि कुछ पता ना चले तुम्हें, क्योंकि अगर आप इतने सही होते, कॉन्फिडेंस होता अपने आप को नैरेटिव पे, तो कहते हैं हाँ भाई जहाँ मर्जी से देखो, सुनो पाकिस्तान क्या कह रहा है। जिस तरह हमने तो हम पे तो कोई पाबंदी हमने किसी चैनल पे किसी अकाउंट पे नहीं लगाया, हमने कहा देखो और सच आप खुद ही जो है ना आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है। तो हमारे लोग तो सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने बिल्कुल शुरू में हमारे चैनल्स को ब्लॉक किया इसलिए कि ताकि उनको असलियत ना नजर आए ना सुनाई दे। बिल्कुल ऐसे। और जो नाजी यानी कहते हैं ना, ये जो हिटलर की जो पॉलिसीज थी, और दुनिया में बड़े ऐसे ऑटोक्रेटिक हुक्मरान रहे हैं जिनकी यही थी कि हम सबसे बेस्ट हैं और हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। आप देखें कि उनको भी अपने आप को बेहतरी की तरफ लाना पड़ा और फिर यूरोपीय यूनियन बनी और ये सारी चीजें हुई। तो कबल इसके हालात बहुत खराब हो जाए, अपने आप को देखें, अपना सीखना है, हमें सीखना है इस जी। तो सीखते सीखते एक्सपीरियंसेस से सीखना है और बेहतर पाकिस्तानी बनना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे राइज एंड शाइन 365 न्यूज पे शार्प 9 AM। फीडबैक देते रहना आपने अपना। हमें इजाजत।